है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समाया, तू ही राम है। तेरी जात पात पुराण में, तेरा दर्श वेद पुराण में, तेरी जात पात पुराण में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तो प्रकाश अपना दिखा रहा, तो प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं है हवन, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं है हवन, विधि वेद का है ये सब रचन, विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है। ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। मैं कोटा राजस्थान से अंजलि शर्मा। राजस्थान थार के रेगिस्तान की सुंदरता से सजा सुंदर राज्य है, जहां रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की सवारी, इसके धोरों पर घूमर नृत्य, पारंपरिक परिधान पहने कालबेलिया नृत्य यहाँ की संस्कृति में चार चांद लगा देते हैं। राजस्थान महाराणा प्रताप की भूमि, राणा सांगा की भूमि, पृथ्वीराज चौहान की भूमि, यह राजस्थान पन्नाधाय के बलिदान की भूमि, राजस्थान पद्मावती के जौहर की भूमि, राजस्थान मीराबाई के भक्ति से ओतप्रोत भूमि, राजस्थान यहाँ की मिट्टी का एक एक कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा कहता है। यहाँ की मातृभूमि की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण हंस हंस कर त्याग दिए। ऐसे ही रंग रंगीले वीरता भरे राजस्थान के बारे में मेरे अगले साथी हेमंत जी बताएंगे। धन्यवाद सर। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे सर। हेलो
हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर देंगे सर। आपने कर दिया देवेंद्र जी? 1 मिनट सर, मैं करता हूँ सर। आदरणीय मंच, सबसे पहले मैं सरस्वती माता को वंदन करते हुए, मातृशक्ति को वंदन करते हुए और सीसीआरटी का आभार जताते हुए कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा मंच प्रदान किया है। पहले मैं सर स्क्रीन आ गई सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी सर। मेरे एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने वाले 12 राज्य के समस्त प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मिथुन जी सर और डॉक्टर संदीप शर्मा जी को मेरा सादर प्रणाम। जी सर, मैं अभी जैसे कि हम पहले सुनते आए हैं रेडियो में, आकाशवाणी में, कि यह विविध भारती है। तो सर, अभी तक आप सुन रहे थे कोटा राजस्थान से मधुर और कर्णप्रिय आवाज हमारी मैडम की। अब आप मुझे सुनेंगे, थोड़ी कर्कश आवाज हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जी सर, जैसा कि हमारा राजस्थान राज्य है, इसका अगर मैं कहूँ तो अतिथि देवो भव, जैसा कि महाराष्ट्र के देशमुख सर ने भी कहा था, अतिथि देवो भव, हमारी भी यही परंपरा है सर। यहाँ पर अतिथि देवो भव हमारा जो स्लोगन है, पधारो हमारे देश, हम सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। जी सर, जैसे मैं अगर इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करता हूँ राजस्थान के, तो ये भारत देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में स्थित है। हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भूभाग हमारे राजस्थान का है। हमारे राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर ये उससे जुड़े हुए हैं। रेड क्लिफ सीमा जो है हमारी, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारी जो जलवायु है उसको दो भागों में बांटती है यहाँ की अरावली पर्वतमाला श्रृंखला, जो कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व के उत्तर पूर्व की ओर निरंतर कम होती जाती है। इससे हमारा जो वर्षा समकालीन भाग है वो डिवाइड होता है। राजस्थान की बात करी जाती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है ऊंट, वहां की रेत। जैसा कि आप जानते हो कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल जी। थार जो शब्द है ये हमारे, इसकी उत्पत्ति थल शब्द से भी मानी जाती है, और पाकिस्तान में जो थार पारकर है उससे भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान शब्द है जो इतिहास में अगर हम इसको देखते हैं तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले वर्णन जो है जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया है। और हमारे ब्रिटिश काल में जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे, श्री मतलब जिनका नाम था हमारे कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इसमें ही सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना के रूप में परिभाषित किया गया था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है, जैसे कि हनुमान, जो हनुमानगढ़ हमारा जिला है, उस जिले में कालीबंगा है। वहाँ पर हमें इसकी काफ़ी सारी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर 8 विरासतों को शामिल किया गया है। जैसा कि अभी संदीप सर ने भी बताया हमारे राजस्थान की वीर गाथा के बारे में। तो जैसे हम अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करते हैं, तो हम मेवाड़ में पाते हैं गुहिल वंश, जोधपुर में मारवाड़ क्षेत्र है, अजमेर का चौहान वंश है, जो जिसके बारे में आप जानते हो पृथ्वीराज जी चौहान, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट हुए हैं। उनकी कथा भी आपने पढ़ी होगी, उनकी जो कि पृथ्वीराज जी चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्थान अपनी ब्रेवरी, लॉयल्टी
आदि के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट देवेंद्र जी सर। स्टेट सिंबल, राजस्थान के जो मुख्य प्रतीक हैं, तो राजस्थान की जो रंग रंगीलो राजस्थान है, बहुत विविधता है यहाँ पर। जैसा कि हमारे बात की जाती है तो मेनली मारवाड़ क्षेत्र में जो हमारा राज्य पुष्प है जिसका नाम है रोहिड़ा, ये एक लाल या केसरिया कलर का एक पुष्प होता है जिसका बॉटनिकल नाम टेकोमेला एंडुलेटा है और ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि अभी बहुत कम संख्या में पाया जाता है और विलुप्त प्राय हो रहा है। ये मेनली हाड़ौती क्षेत्र, सोरसन और जोधपुर साइड ही ये अब मिलता है। राजस्थान राज्य के पशु की बात की जाती है तो इसकी दो श्रेणी जो राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की गई है। पालतू श्रेणी में हमारे यहाँ ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, जिसको आप गजेला नाम से इसको जानते हैं, जूलॉजिकल नेम है इसका। स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसको कि खेजड़ी वृक्ष कहा जाता है और खेजड़ी से संबंधित एक बहुत ही आंदोलन यहाँ पर रहा है, वृक्ष बचाओ आंदोलन, जिसमें राजस्थान मारवाड़ की विश्नोई जाति इसमें इन्वॉल्व रहती है और उन्होंने अपनी जान भी यहाँ पर दी है। अमृता देवी का नाम भी आपने सुना होगा। तो उन्होंने अपने पेड़, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। तो सर ये खेजड़ी का वृक्ष है जिसका बहुत ही इतिहास रहा है और इसका वृक्ष बचाओ आंदोलन से, जिसके लिए हमारे रणवीरों ने अपनी जान तक दे दी है, चिपको आंदोलन, जो कि आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। स्टेट डांस की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो घूमर नृत्य है, जिसको कि अभी जो मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी आपने देखा होगा, घूमर नृत्य जो है यहाँ का राज्य नृत्य है। और अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाती है राजस्थान में तो कथक घराना है, वो जयपुर से बिलोंग करता है और शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक नृत्य है। राजस्थान राज्य के खेल की बात की जाती है तो राजस्थान राज्य में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया है। इसमें 5 प्लेयर होते हैं। राजस्थान की जनमानस की बात की जाती है, यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी जाति है, तो सर मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान का जाट और गुर्जर जो समुदाय है ये यहाँ पर काफी मतलब फैला हुआ है हमारे भूभाग में, और देखा जाए तो पॉलिटिकली भी इन लोगों का ही वर्चस्व रहता है सरकार को बनाने में। अलग अलग भाग यहाँ के राजस्थान के बांटे गए हैं। तो जैसे कई सारी आदिवासी जनजातियां भी हैं जिनमें मीणा है, गरासिया है, सहरिया है। जो मुख्य धारा में बात की जाती है तो जैसे राजपूत, राजस्थान की बात राजपूत के बगैर तो हो ही नहीं सकती। सो टू बॉन्ड टू सो, यानी कि हमारी जो भी वीर गाथाएं हैं, हमारे इतने सारे वंशज हैं, चौहान हैं, गुइल हैं, मेवाड़ के, तो इनका मतलब राजपूत से ही राजस्थान का अगर मैं कहूँ परिचय कराएं तो सबसे पहले हमें राजपूतों की बात की जाए। हालांकि अब इतनी संख्या में नहीं है, परंतु फिर भी इनके बगैर राजस्थान की कोई सी भी बात अधूरी ही है। ब्राह्मण भी यहाँ पर है। मुस्लिम सेक्टर जैसे कि टोंक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर नवाब रहे हैं और आज भी उनकी जागीरदारी अलग अलग जगह है। मारवाड़ी, अब मारवाड़ी को मैं राजस्थान में क्या कहूँ, देश का ऐसा कोई भी भूभाग नहीं है जहाँ मारवाड़ी ना हो। जैसा कि कल संदीप शर्मा सर ने नॉर्थ ईस्ट की बात करते हुए कहा था कि बनिया पहुंचे, नमक दिया 2 रुपए का और चिरौंजी ली 200 रुपए की, अखरोट रुपए की। तो मारवाड़ी देश के हर कोने में है और हर जगह इनका मतलब व्यापार है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ द राजस्थान, राजस्थान की बात की जाए, जैसे कि मैंने यूनेस्को के बारे में बताया था, तो यूनेस्को के द्वारा कई सारी जो राजस्थान के धरोहर है जिनको संरक्षित घोषित किया गया है। तो जैसे केवला देव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में स्थित है, ये बहुत ही लंबे भूभाग में फैला हुआ है और यहाँ पर
कई सारे प्रवासी पक्षी, जिनमें हम नाम ले ग्रेट साइबेरियन क्रेन, तो इनका यहाँ पर प्रवास होता है। पेंटेड स्टोर्ग है, ये बहुत लंबे भूभाग में फैला हुआ है और जो राजस्थान की विविधता है वो इसमें नजर आती है। इसी तरह से मैं बात करूं चंबल सेंचुरी की, तो घड़ियाल का जो प्रजनन स्थल है वो कोटा राजस्थान के चंबल नदी जो है उसमें संरक्षित है। माउंट आबू की बात करता हूं मैं, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, तो यहाँ पर एक विशाल नक्की झील है। नक्की झील के बारे में ऐसा कोई पुराना विवरण भी मिलता है कि ये देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई है, इसलिए नाखून से इसका नाम नक्की झील पड़ा है। मैं बात करता हूँ थार की, तो थार, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि जो झीलें हैं, सीमावर्ती झीलें हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के हैं, जो कि मेनली ड्राई एरिया है, इनफर्टाइल एरिया है, यहाँ पर फैला हुआ है। इसका कुछ भाग आप देखोगे तो गुजरात में, पंजाब में भी है। तो ये थार का राजस्थान है, जो कि बहुत विशाल भूभाग है। जी सर, नेक्स्ट। और जंतर मंतर, जो कि राष्ट्रीय यूनेस्को के द्वारा विरासत घोषित किया गया है। उदयपुर का सिटी पैलेस है। कोटा में जो एक अभी जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर थी परियोजना, जो कि मुख्य प्रधानमंत्री श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी जी की योजना थी, तो उसमें जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक है, तो जो ये कोटा 12 जिले से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर एक विशाल एक ब्रिज बनाया गया है, जो कि पिलर पर है, रोप पर स्थित है। तो ये भी यहाँ का एक विहंगम दृश्य है। इसको देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हवा महल, जो कि प्रताप सिंह द्वारा, जो कि राजस्थान के शासक थे, सन 1700-1800 ईस्वी में ये बनाया गया है, जो कि झरोकेदार बहुत ही रमणीय स्थल है। ऐसे बहुत सारे कोटा में, जैसे मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, कोटा राजस्थान में, तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे मिस्र के पिरामिड है, ताजमहल है, तो ऐसा एक पार्क बनाया गया है जहां पर उनकी सभी की एक स्थापत्य जो बनाया गया है। जी सर, नेक्स्ट। हाँ, अब जो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे जो नेक्स्ट हमारे पार्टनर हैं श्रीमान डॉक्टर साहब देवेंद्र जी, जो कि आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, और मेरे से कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खमा गणी साहब, राम राम। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी? सर हेलो। आपका आवाज आ रहा है सर? जी जी सर। सर राजस्थान की हम देखते हैं कि जब विविधताओं में एकता वाली बात आती है, तो राजस्थान में भी हम देखते हैं कि पूरी विविधताओं में एकता देखने को मिलती है, क्योंकि जब जितने राज्यों को वो स्टेट की बाउंड्री टच करती है, उतने ही राज्यों की संस्कृति भी राजस्थान में देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला अगर राजस्थान की देखनी हो तो आप राजस्थान के फोर्ट देखिए। दुर्ग, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर कोई फोर्ट न हो। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण फोर्ट लिए हैं। पहला फोर्ट जो है हमारा वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी फोर्ट फोर्ट जो है वो तो चित्तौड़गढ़ है, जिसके बारे में आपने एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें पद्मावती का जो बताया गया था रोल। 1301 की बात है, यहाँ पर एक शाका हुआ था। शाका किसे बोलते हैं मैं बताऊं आपको। कि जब राजा जब युद्ध के लिए जाता है तो वो अपने लिए सर पर केसरिया बांध के जाता है कि मैं या तो मुझे जीत के आना है या मुझे वीर गति प्राप्त होनी है। तो जब राजा जब वीर गति प्राप्त हो कर लेता है तो उसे बोलते हैं केसरिया होना। और जब राजा जब वीर गति को प्राप्त कर लेता है तो फिर रानियां फिर पीछे जौहर कर लेती है, यानी वो अपने आप को सब एक तरह से वो सुसाइड कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमारी परंपरा में जौहर बोला गया है। तो जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते हैं तो इसे बोला जाता है साका। तो 1301 में चित्तौड़गढ़ में साका हुआ। उसके बाद दूसरा फोर्ट है जो है कुंभलगढ़ फोर्ट है, महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ। और राजस्थान का सबसे ऊंचा फोर्ट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस फोर्ट की तरफ नीचे से देखा जाए तो सिर की टोपी भी नीचे गिर जाएगी, इतनी हाइट पर ये फोर्ट स्थित है। तीसरा फोर्ट जो है वो है रणथंभौर फोर्ट, सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहीं पर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शाम के टाइम इस फोर्ट में चले जाएंगे, वैसे परमिशन नहीं है,
तो आपको टाइगर इस फोर्ट के अंदर घूमते हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट फोर्ट है हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट। भारत का सबसे ऊंचा फोर्ट और सबसे बड़ा फोर्ट इसे कहा गया है, जो कि जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर फोर्ट की हम बात करें, राजस्थान के रेत के धोरों में भी फोर्ट बने हुए हैं। तो राजस्थान के किलों की हम बात करें, 50% तुम्हारो बारी क्यों डांटो। चाहे मरुस्थल में बनाना हो, ऊंची पहाड़ियों पे फोर्ट बनाना हो, तो सभी क्षेत्रों में कैसी विकट परिस्थितियों में यहाँ पर फोर्ट बने हुए हैं। तारागढ़ फोर्ट ये हमारे दिल्ली शहर में स्थित है। आमेर के फोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ के राजा थे मानसिंह, जो कि अकबर के नवरत्नों में से थे, और इनकी बहन थी जोधाबाई, जिनका विवाह अकबर के साथ में हुआ था। झालावाड़ फोर्ट जो कि एक जल दुर्ग है, पानी के बीच में ये फोर्ट बनाया गया है। तो ये राजस्थान की दुर्ग कला है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के डांसेस की, क्योंकि राजस्थान का कल्चर जो है बहुत ग्रेट कल्चर है। हर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के डांस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हर त्योहारों पे, चाहे होली हो, दिवाली हो, शादी हो, विवाह हो, किसी प्रकार के कार्यक्रम हो, यहाँ पर विभिन्न वैरायटियों में डांस की मिलती हैं। ये राजस्थानी एक जो घूमर है, उसके बोल हैं उस गीत के। राजस्थान का घूमर जो लोक नृत्य है, राजपूत महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर ग्रुप बना करके इस प्रकार गोल गोल घूम करके डांस किया जाता है। भवाई नृत्य की हम बात करें तो भवाई नृत्य जो है, ये महिलाएं इस नृत्य को करती है। सर के ऊपर 8 मटके पानी के रख के फिर इस डांस को उनके द्वारा किया जाता है। तेरह ताली जो नृत्य है, ये जो हमारे राजस्थान के पीर हुए हैं रामदेव जी, जिनको सभी संप्रदाय के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको वो सब मानते हैं। तो उनके जो मेला भरता है, उस अवसर पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं हाथ में मंजीरे बांधती हैं, जो मंजीरे हम भजन वगैरह में बजाते हैं, और उनको बांध करके ये डांस किया जाता है। चरी नृत्य, इसमें जो है महिलाएं अजमेर में किया जाता है। शायद सिर के ऊपर मटचरी रख के उसमें आग जला करके इसको नृत्य को किया जाता है। बीच में देख रहे हैं आप कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को विश्व जो है सांस्कृतिक धरोहर यूनेस्को ने घोषित किया है, और इसकी एक बहुत बड़ी कलाकार हुई है गुलाबू। तो ये कालबेलिया जाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। कठपुतली नृत्य ये उदयपुर में फेमस है। गवरी नृत्य ये एक तरह से एक नाटिका भी है, जो कि उदयपुर संभाग के अंदर गवरी की जाती है। शिव और पार्वती के कथानक पर विभिन्न प्रकार के सॉन्ग इसके अंदर किए जाते हैं। ये आवाज नहीं आ रही है, बार बार कट हो रही है। हाँ सर, नहीं आ रही है आवाज। सर आवाज का प्रॉब्लम है। बिल्कुल से कट कट के आ रही है, बीच बीच में बंद हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। मैंने अभी तक यहाँ रेगुलर था, कोई कॉल आया सडन, किसी के नंबर से गलती से कॉल हो गया, वहां से डिस्टर्ब हुआ। अदरवाइज अभी तक बिल्कुल रेगुलर आवाज थी जी, कहीं ब्रेक नहीं था। नहीं था नहीं था। कंटिन्यू करें प्लीज। हेलो। जी सर कंटिन्यू कीजिए, हमारे टाइम आ का रही भी है? लिमिटेशन है। हाँ सर, इस प्रकार से विभिन्न राजस्थान में विभिन्न प्रकार की संस्कृति मौजूद है। पूरे देश का सम्मिश्रण हमें यहाँ की संस्कृति में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे जो हम पीपुल्स की बात करें तो उसके अंदर मीराबाई की बात सर ने बताई, जिन्होंने पदावली लिखी। और उसके अलावा हम पन्नाधाई की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, ऐसे वीर पुरुष यहाँ हुए। पद्मावती जिन्होंने जौहर किया यहाँ पर। राजस्थान के पुरुषों में हम बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान के पुरुषों के अंदर हम देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी निवास मित्तल राजस्थान के हैं, जो कि स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। जगजीत सिंह जो है, उनका जन्म गंगानगर में हुआ। उसके अलावा अभी जो कुछ समय पूर्व जिनकी डेथ हुई, इरफान खान, उनका संबंध राजस्थान से। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो विभूतियां हैं वो राजस्थान के अंदर मौजूद है। विभिन्न प्रकार के कल्चर यहाँ मौजूद है। अब मैं हमारे जोधपुर से मैडम है, उनसे कहूंगा कि वो भी अपना कुछ बताएं। उषा मैम। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है मैम।
आ रही है मैडम, आ रही है। सबसे पहले मैं सरस्वती माँ को वंदन कर और सीसीआरटी के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। और संदीप जी सर, आपके बारे में एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि आप दिखने में इतने सख्त हैं पर बहुत ही नरम हैं। आप डांटते हैं तो वो भी बड़े प्यार से डांटते हैं। मिथुन जी सर भी बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले हैं। कुछ भी पूछो बहुत ही अच्छे से उसका रिप्लाई देते हैं। बहुत बहुत थैंक्स सर, दोनों सर को। नमस्ते सारे टीचर्स लोगों को। और मेरे इन दोनों भाइयों ने काफी कुछ बता दिया राजस्थान के बारे में। तो मैं सिर्फ जोधपुर के बारे में, मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, तो जोधपुर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी इसलिए जाना जाता है कि क्योंकि जोधपुर के चमकीले धूप के मौसम के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप रहती है सूरज की, इसीलिए इसे सन सिटी कहते हैं। और जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है उसके चारों तरफ ब्लू कलर के, नीले कलर के घर हैं, उसके कारण इसे ब्लू सिटी कहते हैं। और जोधपुर शहर को 1450 ईस्वी में राव जोधा ने बसाया था, जोधा ने स्थापित किया था, इसीलिए उसके नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा। और इससे पहले इसे मारवाड़ नाम से जाना जाता था। यहाँ के पारंपरिक जो व्यंजन हैं, आप सभी आइए और जरूर खिलाएंगे आपको। यहाँ की मक्खनियाँ, लस्सी, मावा की कचौरी और मिर्ची बड़ा, दाल बाटी चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मेले हैं, पास में ही नागौर है, वहाँ का मवेशी मेला अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध है। और यहाँ का बेतमार मेला वो भी विश्व प्रसिद्ध है। बहुत सारे मेले यहाँ पर होते हैं। इसके लिए एक कहावत है कि यहाँ पे 6 बार होते हैं पर अनगिनत इसमें मेले लगते हैं। और यहाँ की जो वास्तुकला है, तो यहाँ का जो दुर्ग है, खूबसूरत महल है, जो उमेद पैलेस है वो भी उल्लेखनीय स्मारक है। वो बलुआ पत्थर की खूबसूरत स्थापत्य शैली और कला का आदर्श उदाहरण है। मेहरानगढ़ किला भी यहाँ का बहुत फेमस है। मंडोर गार्डन, जो कि कहते हैं कि रावण की ससुराल था, वो भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जोधपुर के राजाओं के स्मारक बने हुए हैं। यहाँ का गणेश मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, अचलनाथ शिवालय भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर बाल संबंध झील और कायलाना झील प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जो जसवंत थड़ा है वो पर्यटक स्थल है, वो मारवाड़ के ताजमहल के रूप में जाना जाता है। जोधपुर की जलवायु यहाँ पर पूरे वर्ष भर शुष्क और गर्म रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, आईआईटी जोधपुर में है, एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राजस्थान का उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी जोधपुर में है। और यहाँ पर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी जोधपुर में है। जोधपुर को सीए की खान कहा जाता है। भारत के सबसे ज्यादा सीए यहीं से निकलते हैं। यहाँ का हस्तशिल्प, बंदेज, जूतियां, मकराना, संगमरमर के सजावटी सामान भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। बस बाकी तो सर काफी राजस्थान के बारे में मेरे दोनों भाई लोगों ने बोल दिया, हेमंत जी सर, देवेंद्र जी सर ने। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू टीचर्स ऑफ राजस्थान। आपने इस तरीके से राजस्थान को प्रेजेंट किया इस वर्चुअल मोड पे भी, तो लगा हमने एक राजस्थान की सफर किया, वहाँ का संस्कृति को जाना, वहाँ का वीरता, वहाँ का भक्ति। सर एक अंतरा गाना चाहता हूँ सर। बस एक अंतरा से खत्म करते हैं क्योंकि हमारे नेक्स्ट रिसोर्स भी जुड़ चुके हैं। जी सर। धरती धोरारी अधरती धोरारी, आतो सुरगाने सरमावे, ईपे देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। सभी को सादर राम राम सा, खमा गणी सा।
राजस्थान आप टीम राजस्थान टीम हम आपको आसाम से वोट ऑफ थैंक्स करते हैं, ब्रह्मपुत्र लेके चलते हैं सीधे। तो ब्रह्मपुत्र वैली से 2-3 लोग हैं हमारे, एक तो गोगोई मैम हैं, गुनिन सर हैं। आउट ऑफ Assam टीम प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स नॉट इन हिंदी और इंग्लिश, इन असमीज ओनली। असमिया कोहेपारे मैम फ्रॉम Assam, वोट ऑफ थैंक्स टू राजस्थान डायरेक्टली, जल्दी करें। सलोनी मैम भी हमारे बीच में है। सलोनी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। चूंकि हम 4 अनम्यूट कर लें मैम, अनम्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। चूंकि 4-5 प्रोग्राम हम एक साथ कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, मैम भी बहुत सारे प्रोग्राम में वहां पे स्पीच रहता है, लेक्चर रहता है मैम का, तो वो समय नहीं दे पाई। बट हम लोग सभी प्रोग्राम में कनेक्टेड होते हैं, है ना मैम? आज राजस्थान का प्रेजेंटेशन बहुत ही एक्सेलेंट था मैम अभी, और हम वोट ऑफ थैंक्स कर रहे हैं असम से, टीचर्स फ्रॉम असम। ছাৰ ধন্যবাদ এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আৰু প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজস্থানক যে আমি তালৈ নোযোৱাকৈও আমাক বহুতখিনি কথা ৰাজস্থানৰ এই প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ পৰা আমি গম পালো। আৰু সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে এখন মানে সকলো ফালৰ পৰা সংস্কৃতি হওক, খাদ্য সম্ভাৰ হওক, তাৰ পাছত তাৰ জীৱনশৈলী হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাজস্থানৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু সেই গোটেই বৈশিষ্ট্যখিনিৰ লগত আমাক অৱগত কৰোৱাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ যাচিছো। খুব ভাল লাগিলে আৰু আশা আছে যাতে সোনকালে আমি ৰাজস্থানত গৈ পেলাই এই সকলোবিলাক ফিজিকেলি যাতে আমি তাত উপভোগ কৰিব পাৰো। অশেষ ধন্যবাদ। आप सभी आमंत्रित हैं राजस्थान के लिए। जी 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 श्योर। अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। मिथुन जी अब मूव कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद राजस्थान के प्रतिभागियों को पुनः CCRT की ओर से और सारे प्रतिभागी की ओर से। अभी हम चलते एक वर्चुअल टूर पे, जो इस अपने विजय माथुर जी का एक सेशन अटेंड किया जहाँ पे भारतीय कला के बारे में अपने जाना, अपने देखा। आज एक हम वर्चुअल टूर करेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे, जो कि भारत के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हम मान सकते हैं, जहाँ पे भारत की जो आधुनिक कला है उनकी जो संग्रह है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे। जैसे नेशनल म्यूजियम हम जानते हैं, जहाँ पे भारत की जो प्राचीन कला है, प्री हिस्टोरिकल आर्ट ऑब्जेक्ट जो है वो भारतीय संग्रहालय में संग्रहित है। जो मॉडर्न कलाएं है वो है हमारे NGA में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि इंडिया गेट के पास ही स्थित है। तो वहां से हमारे असिस्टेंट क्यूरेटर श्री अर्घो कमल गंगोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्घो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अर्घो जी, अर्घो जी आप हमें सुन पा रहे हैं? वो ज्वाइन तो कर चुके हैं मिथुन जी, शायद साउंड का प्रॉब्लम है। हाँ अर्घो जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार अर्घो जी। गांगुली साहब कनेक्ट करिए प्लीज। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो अर्घो जी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में असिस्टेंट क्यूरेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अर्घो जी आपको एक वर्चुअल टूर पे, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे हमारे भारतीय कला की संग्रह है उनको एक बार आपको दिखाएंगे, और उसके बारे में उनका जो जानकारी है, एक म्यूजियम कैसे आर्ट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते, कैसे उसको डिस्प्ले करते, और उनके थ्रू कैसे हमारे जो नागरिक है उनको कैसे एडुकेट करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आज अर्घो जी आपके साथ बात करेंगे। तो उससे पहले 2 लाइन में अर्घो जी के लिए कहना चाहूंगा कि अर्घो जी नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में एज ए असिस्टेंट क्यूरेटर नियुक्त है, और अर्घो जी ने अपने मास्टर इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग में और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से किया है। और इनके अलावा भी अर्घो जी ने बहुत ऐसे संस्थान है जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, NID, जहाँ पे वो निरंतर अपने सेवाएं देते रहते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। तो अर्घो जी हमारे साथ देश की 12 राज्यों से लगभग 91 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, और हमारे ये देश की अलग अलग कोने से जुड़े हुए हैं, असम, जम्मू कश्मीर,
राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। तो आपको इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में मैं स्वागत करता हूं सीसीआरटी की ओर से और हमारे सभी प्रतिभागी की ओर से। तो नाउ ओवर टू यू अर्घो जी। अभी हम एक वर्चुअल टूर के लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सभी को और थैंक यू टू एंटायर सीसीआरटी टीम जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, द एंटायर आईटी डिपार्टमेंट, स्पेशली उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, रणजय एंड ऑल द एंटायर टीम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टीम फ्रॉम सीसीआरटी, जो इस पर्टिकुलर समय में जैसे 2020 ऑनवर्ड्स वी ऑल नो कोविड के सिचुएशन में educational institutions, schools, colleges or museums, we kind of faced a different time, a difficult time I will say, क्योंकि मुझे लगता है education और थिएटर हो, आर्ट हो, इवन म्यूजिक हो, कोई भी कॉन्सर्ट हो, अगर आप ऑनलाइन में, मोबाइल में, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में सुनेंगे, देखेंगे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप फिजिकली उस पर्टिकुलर एरिया में जाके उसको एक्सपीरियंस करें। तो मेरा पढ़ाई, जैसे मिथुन सर ने कहा है, मेरा पढ़ाई फाइन आर्ट्स में हुआ है। मैं क्लास 11-12 में, मुझे याद है, आई हैड साइंस एंड देन आई मूव टूवर्ड्स फाइन आर्ट्स। घर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ बट आई काइंड ऑफ मैं टिका रहा, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था। एंड आई एम प्रिविलेज्ड, कॉलेज के अंत में, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में ही। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट हिस्ट्री, ये सब हमें पढ़ाया जाता था। एंड साथ साथ में मैं थिएटर में काम करता था, स्टेज डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, स्केचिंग, तो काफी कुछ प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिला। एंड देन 2014 नवंबर आई जॉइंड इन द कोर क्यूरेटोरियल टीम। मेरा काम बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, क्योंकि ओनली टेबल में बैठ के डिसीजन मेकिंग में मैं क्यूरेटोरियल टीम को उतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें सीनियर क्यूरेटर्स है, हमारे भी आईटी डिपार्टमेंट है, जिनके जरिए से हम देश के डिफरेंट प्रांत में और कोने में पहुंच रहे पूरा म्यूजियम को लेके और कलेक्शन को लेके। बट मेरा बेसिकली काम है, जो म्यूजियम में स्टूडेंट्स आते हैं और व्हेन एनी काइंड ऑफ लाइक एज ग्रुप कम, स्टूडेंट्स कम, वी ऑफर देम अ क्यूरेटेड वॉक। अच्छा, ये क्यूरेटेड वॉक क्या है? इट्स मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग। आप डिफरेंट स्कूल्स में जो टीचर्स है, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, क्योंकि आप बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल है टू काइंड ऑफ लाइक एडुकेट द सोसाइटी एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। आपके स्कूल में कोई भी जब गेस्ट आते हैं, कोई भी ऑनरेबल गेस्ट आते हैं, द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसेस यू एंड ऑल्सो डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो वो घूम के बताते हैं डिफरेंट स्कूल्स के एक्टिविटी के बारे में। तो मेरा काम लगभग वही है म्यूजियम में। और पिछले 6-7 साल में ये करते हुए डिफरेंट आउटरीच प्रोग्राम, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्री राम सेंटर, कॉलेज ऑफ आर्ट, डिफरेंट स्कूल्स में हम पहुंचे। उसमें म्यूजियम के बारे में बताते हुए मैं बहुत कुछ सीखा, स्कूल के टीचर से, कॉलेज के प्रोफेसर से, और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन करते। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ ये पॉइंट से, म्यूजियम है क्या। और आज अचानक 17 तारीख फरवरी में 2022 में सीसीआरटी आपके लिए ये म्यूजियम टूर का प्लान क्यों किए, इस पर्टिकुलर वाई से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक वी कैन डिकोड द सेशन वेरी इजीली। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 10-15 हो रहा है, लगभग हम लोग 1 घंटा समय लेंगे एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। और अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आपके माइक्रोफोन शायद क्लोज रहेंगे, तो नहीं तो आप नोट डाउन करके रखिए। लास्ट 15 मिनट वी विल हैव अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन सेशन एंड Mithun sir is there and other officials are there. So let's start with the idea, what is a museum? Museum is an architecture space. आप देश में, विदेश में कभी भी म्यूजियम और गैलरी लेके पढ़ाई करेंगे, so the basic idea of a museum is that is a kind of architecture space जिसमें आर्टिफैक्ट्स रहता है और आर्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। जरूरी नहीं है आपको हमेशा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में ही पढ़ाई करना है। वी हैव अ virtual platform, we have a digital source, but there is National Museum which offers you to see and reread the history. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके you can see गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, उस समय का क्या कलाकार क्या बनाए हैं, किस सोच में बनाए हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे, क्योंकि उस समय तो क्रेन नहीं था,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेजर काटिंग मशीन नहीं थे, तो उस समय हम लोग अजंता के पेंटिंग्स बनाए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। आप सोचिए। So it's not about ancient time, also medieval time art and culture। और सबसे पहले तो भीमबेटका। इंडिया में अगर आर्ट और पेंटिंग में बात होता है तो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। जब हमारे पास चौक नहीं था, हमारे पास पेंटिंग करने के ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, वाटर कलर ये सब नहीं था, हम लोग पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे कम्युनिटी के क्या सोच है, हम लोग पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके रखे। Even I think at that point of time Sanskrit or English was not there, there was sign language। hunting करने के आगे हम लोग पेंटिंग बनाते थे भीमबेटका में, and that is a UNESCO site, you can go with students and you can have a kind of like educational program there also। तो म्यूजियम में तो भीमबेटका के पेंटिंग्स नहीं है। म्यूजियम start with a basic word which is collection। I think all the students and respected teachers, you can also try to note it down। 5 वर्ड्स में बताऊंगा। जैसे हमारे 5 सेंसेस है, वी हैव आईज, वी हैव ईयर्स, वी हैव नोज टू स्मेल, वी हैव टंग टू टेस्ट एंड वी हैव स्किन टू एक्सपीरियंस। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और डिफरेंट जगह में, इवन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ मतलब स्कूल एजुकेशन में, हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लर्निंग वाइल डूइंग और होलिस्टिक लर्निंग ये सब शब्द यूज कर रहे हैं। ये होलिस्टिक लर्निंग है क्या? So first, if you're a geography teacher or a maths teacher, bring your student, 40 students or 50 students collectively to see the collection of a museum। It can be a science museum, आप साइंस म्यूजियम में आ सकते हैं। It can be नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो लास्ट 200 years का हिस्ट्री और स्टोरी बताते हैं। हमारे पास जो भी आर्ट ऑब्जेक्ट है इस म्यूजियम में, मैं जो पिछले 6-7 साल में समझा, आई वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट बेस बट आई एम लर्निंग ऑल्सो। The important thing is how to see the collection। National Museum में collection history oriented है। So first point of this particular architecture space, when you come inside, you start to think, okay, it's a science museum, it's a textile museum, or a modern art gallery। The second point of any museum, I think it is clear to you, it's documentation or archiving। काफी intelligent teachers, काफी kind of like progressive teachers हैं हमारे बीच में। जब आप बच्चे को लेके जाते हैं म्यूजियम में फिजिकली, और आज भी हम लोग देखेंगे जब वर्चुअल टूर में आप म्यूजियम में कोशिश करूंगा शेयर करने के लिए, तो आप जब म्यूजियम देखेंगे आप देखेंगे पेंटिंग तो आप देख ही रहे, आप बोलेंगे अरे वाह रवि वर्मा इतना सुंदर पेंटिंग बनाए। सबको पेंटर और आर्टिस्ट नहीं बनाना है, सबको एप्रिशिएशन जो स्किल है उसको आगे बढ़ाना है, राइट। सो वंस यू सी अ पेंटिंग, हमने देखा जितने भी बदमाश बच्चे होंगे वो जाके अरे वो पेंटिंग कौन बनाए, कौन सा मीडियम से वो पेंटिंग बना, अच्छा कितना बड़ा पेंटिंग है, साइज क्या है। ऑल दिस थिंग वी प्रोवाइड एज एन इंफॉर्मेशन beside of the painting, जिसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। I think all of us have an identity card, as simple as that। Every painting in the museum or every sculpture in the museum, they have an identity card। उसका एक नंबर रहता है, क्योंकि इस म्यूजियम में जहां पे मैं अभी बैठ के आपका सेशन ले रहा हूं, उसमें मोर देन 17,000 आर्ट वर्क्स है, 17,000 से ज्यादा। तो हम कैसे काउंट करेंगे कहाँ पे है वो पेंटिंग, कहाँ पे है वो स्कल्पचर इस म्यूजियम के कैंपस में? उसको लोकेट करने के लिए एक टीम का जरूरत होता है, डॉक्यूमेंटेशन टीम एंड आर्काइविंग टीम। आपके जो स्टूडेंट्स है क्लास 9 में है, 11-12 में है, अगर उनका थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, उनको जरूर बोलिए बच्चे जाओ इंटर्नशिप करो। आप स्कूल से बाकायदा मेल लिख सकते हैं म्यूजियम में, जो ये स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, आप इस म्यूजियम में इसको इंटर्नशिप में लो। दैट विल बी अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू देम टुवर्ड्स म्यूजियम फैसिलिटी। अगर कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्लास 9, 11, 12 से उनको मेडिकल कॉलेज में भेजो, उसमें कोई डॉक्टर को लिखो, जो ये स्टूडेंट को आप साथ में रखिए, उसको इंटर्नशिप दिलाइए। तो वो क्या होगा, लर्निंग वाइल डूइंग होगा। समर वैकेशन में, विंटर वैकेशन में ऐसे इंटर्नशिप आप करा सकते हो। द थर्ड पॉइंट ऑफ द म्यूजियम इज डॉक्टर के काम, जिनको म्यूजियम में हम रेस्टोरेशन बोलते हैं। आपके जो टीचर्स और प्रोफेसर्स आएंगे क्लासेस लेने, वो अच्छे से और बता सकते हैं। आप सोचिए
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास 1850 से पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स है हमारी गैलरी में। तो 1860 में जो पेंटिंग बना 19th सेंचुरी और आज 2022 है, तो उस पेंटिंग और स्कल्पचर को ठीक ठाक रखना, उसके अगर क्रैक आ रहा है पेंटिंग में उसको ठीक करना हमारे एक टीम के काम होता है। उसको हम लोग रेस्टोरर और नहीं तो कंजर्वेटर बोलते हैं। अगर आपको इस विषय में ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप रेस्टोरर बनना चाहते हो, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, दिल्ली हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DHRM, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, ऐसे इंटैक, ऐसे बहुत सारी संस्था है जो आपको पेंटिंग और स्कल्पचर के डॉक्टर बनाते हैं। वो बता देते हैं म्यूजियम में, ये पेंटिंग ना इस लाइट में रखो, इतना ह्यूमिडिटी में रखो, बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगा, ह्यूमिडिटी इतना होना चाहिए। सो म्यूजियम में भी रेस्टोरेशन टीम का बहुत बड़ा योगदान है। The fourth point in the museum is display and presentation. अच्छा, ये डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन क्या है? जैसे आप बच्चे के अंदर ये बोलते हैं, जो बच्चे देखो आपको 5,000 रुपए का कपड़ा नहीं पहनना है। आपके अगर घर का स्थिति है जो 200 रुपए का कपड़ा आपको दे रहा है, आप 200 और 150 रुपए का ही कपड़ा पहनो, बट उसको साफ करके पहनो। So when they come to the school, you feel the freshness, right? So म्यूजियम में एक ऐसे जगह है, आपको पता ही है, कुछ पेंटिंग टांग के रख देंगे, कुछ मूर्ति ऐसे पेडिस्टल के ऊपर रख देंगे, बट डिस्प्ले ऐसे एक जगह है जो इंटरेस्ट पैदा करते हैं लोगों के अंदर। इस म्यूजियम में व्हाट इज द मैपिंग सिस्टम, व्हेन द पीपल विल कम, हाउ इजी द स्टोरी टेलिंग विल बी, राइट? सो डिस्प्ले टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्ले में क्या क्या आ जाते हैं? कारपेंट्री टीम के काम, इलेक्ट्रिशियन के काम, AC मैकेनिक के काम, क्यूरेटोरियल टीम के काम, इवन IT टीम, ऑडियो विजुअल, क्योंकि कुछ कुछ म्यूजियम में आप जाएंगे, सपोज कॉइन गैलरी है, तो कुछ कॉइन तो आप सामने देख पा रहे हो, बट वो कॉइन शिवाजी के समय था या पृथ्वीराज चौहान के समय था, वो देखेंगे आप। एक कंप्यूटर रखा होता है, उसमें आप हेडसेट लगा के सुन सकते हैं उनके बारे में। सो एवरीवन इज काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन द डिस्प्ले प्रोसीजर, राइट? सो द फोर्थ पॉइंट of any museum is display and presentation. आपके पास बहुत अच्छा आर्ट वर्क हो सकता है, आप भले ही बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो, बट आप डिस्प्ले करना नहीं जानते। आप अपने काम म्यूजियम के अंदर और कोई गैलरी के अंदर कैसे सजाओगे, ये आप नहीं जानते, तो स्वाद नहीं आएगा ना। जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाए, आपके घर में गेस्ट आए और टेबल में नहीं तो अगर आप फ्लोर में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, थोड़ा केले के पत्ता लेके, हाँ, थोड़ा साफ करके, हाँ, थोड़ा वो चटाई बिछा के आप देंगे, तो पीपल विल ईट ऑल्सो विद रेस्पेक्ट एंड दे विल प्रेज यू। आप ऐसे ही रख दोगे, आप प्लेट अगर टूटा होगा तो मजा नहीं आएगा। सो वॉट एवर साधन यू हैव, आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्ट अ लॉट इन डिस्प्ले। अगर स्कूल के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर के पास, कोई गांव का स्कूल है जिनके पास बहुत सारे लकड़ी खरीदने का पैसा है नहीं, बट फिर भी अगर पेपर में भी ब्लैक एंड व्हाइट से आप काम करा सकते हैं बच्चे से, तो उसको आप कैसे रिस्पेक्ट देके डिस्प्ले करते हो। जो आप बच्चे बनाए, उनका नाम एक कैप्शन में लिख के, उनका उम्र एक कैप्शन में लिख के, वो क्या सोचा है वो एक कैप्शन में लिख के अगर आप डिस्प्ले करोगे कोई एनुअल फंक्शन में, आई थिंक योर स्कूल कैन बिकम अ म्यूजियम। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द म्यूजियम इज एजुकेशन। अब सोचिए, हमारे टैक्स के पैसे से रास्ता बनता है, हॉस्पिटल बनता है, और ये जो संस्था है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। तो मुझे जो तनख्वाह मिलता है वो किसी ना किसी तरीके से कोई पब्लिक के मनी तो है। सो व्हाई नॉट दिस म्यूजियम्स आर बिकमिंग एजुकेशनल सेंटर। इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना ह्यूज, मतलब रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, गणेश पाइन, मकबूल फिदा हुसैन, जो ये लास्ट 200 इयर्स का इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के काम है, वो एक संस्था में रखा हुआ है। बट उससे हम लोग कैसे आगे का पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करेंगे और इंस्पायर करेंगे सोचने के लिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट वेयर वी से यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग भले ही आर्ट टीचर बहुत अच्छे
से म्यूजियम्स को समझते हैं और आगे ले जाएंगे. बट आई थिंक म्यूजियम इज ऑल्सो एन एरिया फॉर साइंस टीचर, फॉर जियोग्राफी टीचर, फॉर लिटरेचर टीचर, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये 5 पॉइंट क्लियर है सबको, बिकॉज मैं आपको सबको नहीं देख पा रहा हूँ. अराउंड 45 पार्टिसिपेंट्स हैं. आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, वो मुझे भी इंस्पायर करेंगे. टीचर्स, आई थिंक दिस 5 पॉइंट्स आर क्लियर व्हेन यू टॉक. या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम? Points are clear, sir. So the points are Sorry? very clear, but your video is sometimes not clear properly. Okay, मतलब okay. अटक जा रहा है. Maybe because I am sitting in the campus area, and this is just next to High Court. So I will request Mithun sir, can you please present the screen for once? Can you show our participants a short video of 2 minutes 14 seconds? Yeah, please let's see the short video and then I will come to the presentation point. म्यूजियम क्या करते हैं? मिथुन सर एक 2 मिनट 14 सेकंड का वीडियो दिखाएंगे. क्योंकि बेसिक चीज आर्ट होता है, क्योंकि देखिए मेन काम होता है इसको खोलना. एक बार आप दिमाग को खोल दिए ना, फिर और कुछ करना नहीं, वो अपने आप चलता है. तो जो आर्ट इंस्टीट्यूशन होता है, हम लोग कोशिश करते हैं उनको ओपन करने की. सीधी आपको सिलेक्ट किए, but how you can grow as a more important human being. Today 1981 an artist passed away. आज हम उनको लेके चर्चा क्यों करें? अगर वो एक्सेलेंट थे, बट बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी थे. उनका काफी सारे स्टोरी, उनकी बेटी महेश्वेता भारती, she came here and she really shared with us, and I am telling to you. Is it clear? Because I didn't see this artist. इंटरेक्शन वो बहुत जरूरी है. ये बहुत कम हो रहे हैं आजकल. जब एक स्पेस में इंटरेक्ट होगा तो बहुत कुछ चीज़ खुलेगा, बहुत कुछ. ओडिशा में क्या हो रहे हैं वो बताएगा, और चंडीगढ़ में क्या हो रहे हैं वो बताएगा. जो ये सारी चीज़ मर्ज होगा ना, हम और मजबूत होंगे, और देश के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा. I think all the participants, it's clear. We had respected Adwait Gadnaik ji. He is presently the Director General of National Gallery of Modern Art. और हमारे सीनियर क्यूरेटर्स है, पूरा टीम है जिनसे मैं सीखता हूँ. एंड ही स्पेशली हिमसेल्फ इज अ स्कल्प्टर, और हमेशा क्वेश्चन करते हैं हमारे टीम को, जो एक म्यूजियम में किस तरीके का डिस्प्ले होगा, क्या रोल है म्यूजियम का. तो मुझे लगा ये छोटा सा वीडियो अगर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा कैंपस का वातावरण, क्योंकि आप लोग डिफरेंट शहर से है, यू आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स. जरूरी नहीं है हमेशा नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट का इतना बड़ा कैंपस ही आपके पास है. अराउंड 9 एकड़ स्पेस है हमारे पास. बट छोटा अगर म्यूजियम होगा, इफ इट इज अ स्मॉल म्यूजियम, बट यू कैन टेक इनिशिएटिव टू मेक दैट म्यूजियम काइंड ऑफ फिजिबल फॉर स्टूडेंट्स. तो ज्यादा टाइम नहीं लेते. नाउ आई विल स्टार्ट टू प्रेजेंट माय स्क्रीन. लेट्स सी. आई एम टेक्निकली नॉट दैट मच इक्विप्ड. अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे मिथुन सर और अनुजय सर हमें हेल्प करता है. सर, प्लीज से इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. इज इट क्लियर सर? Hello participants, can you see my screen? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Perfect. Yes sir. Thank you.
थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। ये एनजीए में जिस म्यूजियम के बारे में आप आज देखोगे, तो मेरे को हमेशा लगता है थोड़ा सा दिखा के ही अगर मैं स्टार्ट करूं, इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, लेट्स सी। या ओके, so I'm sharing my screen. This is basically architecture model, a miniature model of the museum. India Gate में India Gate जो सर्कल है, the next to India High Court, we have this campus. और ये जो बटरफ्लाई शेप बिल्डिंग आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग को जयपुर हाउस बोला जाता है। इंडिया गेट में we have Baroda House, Hyderabad House. All these houses were established during the colonial period. Initially कोलकाता वाज द कैपिटल टिल 1911-12। उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल बना, तो ये सब बिल्डिंग्स में कुछ महाराजा और महारानी जो ब्रिटिशर्स को मान के चलते थे, वो उनके रहने की जगह बना। विंटर पैलेस बना प्रेसिडेंट हाउस के आसपास में, जो लोग आएंगे, बात करेंगे, रहेंगे कुछ दिन, एंड देन दे विल गो टू देयर ओन स्टेट्स। बट आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग्स चेंज देयर पर्पस, एंड 1936 दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट एज जयपुर हाउस। 1954 में ये जो बटरफ्लाई शेप बिल्डिंग देख रहे हो, इट बिकेम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। उस समय वाइस प्रेसिडेंट था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुमायूं कबीर थे। विद देयर एक्सपर्टाइज एंड दूरदृष्टि, दिस म्यूजियम स्टार्टेड टू शोकेस द आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल एंड डीपी रॉय चौधरी, शंखो चौधरी। उस समय के जो आर्टिस्ट के काम ये म्यूजियम दिखाना स्टार्ट किया। और ये जो पीछे का 3 ब्लॉक आप देख रहे हो, दैट इज द न्यू विंग, वो बाद में बना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आप जब आते हो तो ये व्यू होता है म्यूजियम का। दिस इज अ व्यू, दिस इज अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग, जयपुर हाउस। अभी भी हम लोग इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं फॉर स्पेशल एग्जीबिशंस एंड एक्टिविटी। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 2 महीने के लिए स्पेशल एग्जीबिशंस, टेम्पररी एग्जीबिशंस इस बिल्डिंग में लगते हैं। इवन बाहर कैंपस एरिया बहुत सुंदर ग्रीन है, उसमें भी कुछ पत्थर का स्कल्पचर, कास्टेड आयरन स्कल्पचर हम लोग डिस्प्ले करते हैं। जैसे मैं बताया, म्यूजियम कोई एक सिंगल क्यूरेटर नहीं चला सकते। आप देखिए ये फोटोग्राफ को अगर आप देखेंगे अच्छे से, देयर आर 2 गार्डनर्स जो हमारे इस पर्टिकुलर आंगन को सजाते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूजियम। ये एक बालन नंबर के स्कल्पचर है। He is an artist based in Bangalore, और this is a casted iron sculpture। तो आप बाहर में रख सकते हैं, ये environment में कोई problem नहीं होगा इसमें। And this is the inside view of the gallery। तो मैं कोशिश किया 4-5 गैलरी के तस्वीर। This is the architecture model। So quickly I am presenting the screen so you can have an idea। This is the Jaipur house, the ओल्ड बिल्डिंग इन द कैंपस, जो 1936 में बना था और 1954 में ये म्यूजियम से स्टार्ट हुआ। यू कैन सी द गार्डनिंग टीम, दे मेक द गार्डन सो वेल। और मुझे लगता है वो लोग भी क्यूरेटर है, कितने अच्छे से सुंदर से सजाते हैं। दिस इज अ स्कल्पचर बाय बालन नंबर एंड दिस इज द इनसाइड व्यू। आई ट्राई टू शो यू 5 पिक्चर्स एंड नाउ लेट्स गो टू, I think you all can see this is Raja Ravi Verma's link। तो एनजीएमए के बारे में अगर जानना है, आप कोई भी सर्वर से, गूगल क्रोम से, माइक्रोसॉफ्ट एज से, फायरफॉक्स से, आप अगर ngma.india.gov.in लिखोगे, हमारे वेबसाइट में पहुंच जाओगे। और हमारे जो आईटी टीम है एंड कंप्यूटर साइंस में जो लोग बहुत आगे हैं, और म्यूजियम को पूरा वर्चुअली देखिए, आप डिजिटली देख सकते हैं। तो कैन यू सी इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन, राजा रवि वर्मा, ही वाज बोर्न इन 1848 एंड ही पास्ड अवे इन 1906। तो ये आर्टिस्ट कौन है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, अब सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो आप घर में बैठ के कंप्यूटर में, नहीं तो आपके मोबाइल में, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाते हैं, और आप क्लासरूम में भी शेयर स्क्रीन के जरिए से स्टूडेंट्स को दिखा सकते हो। नाउ टीचर्स, आई विल आस्क अ क्वेश्चन। रवि वर्मा तो बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट था, उनके नाम पूरा इंडिया में क्यों, पूरा वर्ल्ड में है अभी, एंड ये 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट है। बट आज अगर हम लोग उनके पेंटिंग लेके चर्चा
कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कैन यू से इट इज रिटन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? मैं कंप्यूटर के जो कर्सर है और जो पॉइंटर है उसको दिखा रहा हूँ. यू कैन सी इट इज रिटन ऑल्सो ACC नंबर 1670 ऑयल कलर पेंटिंग. सो आई वाज सेइंग ना, म्यूजियम डॉक्यूमेंटेशन. पहले तो ये पेंटिंग को म्यूजियम कलेक्ट किया. रवि वर्मा का पेंटिंग हम लोग म्यूजियम में लेके आए, इवन उनके फैमिली से, नहीं तो कोई ट्रस्ट से, नहीं तो और कोई सोर्स से हम लोग म्यूजियम में कलेक्ट करते हैं. Second point is documentation, archiving. I think it is clear to you also how you are giving a caption or a number. And then now ये सब टेक्निकल बात है. थर्ड वाज रेस्टोरेशन. हम इस पेंटिंग को कितना फ्रेश रखे. ये तो हम तस्वीर इसके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपलोड किए, बट अगर आप म्यूजियम में आ जाते हो कितना सुंदर तरीके से पेंटिंग को रखा गया है. Fourth is display. Today we are having a digital display. And last is education. मेरा interest स्पेशली एडुकेशन में है. तो म्यूजियम कैसे हमें एडुकेट करता है. एक सिंपल क्वेश्चन है. भले ही रवि वर्मा बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए, he was superb, beautifully he painted, he was very skillful, he was the first artist in India who started to paint with oil technique. In India we had sculptures with stone, with bronze, we had paintings with fresco medium और भित्ति चित्र बोलते हैं, जैसे अजंता फ्रेस्को मीडियम में बना. राजस्थान में बहुत सारे पैलेसेस में वॉल पेंटिंग है फ्रेस्को मीडियम में. इवन वी हैव वाटर कलर पेंटिंग, टेम्परा, जब हम लोग मिनिएचर पेंटिंग्स के बाद बोलते हैं. बट वी नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया में, जापान में, चाइना में, वी नेवर हैड वाटर बेस्ड मीडियम. we always had water based medium, sorry, we never had oil technique. और एक्रिलिक कलर तो बहुत बाद में आया. तो जब यूरोपियन आर्टिस्ट इंडिया में आए थे, जैसे आर्टिस्ट आए थे पोर्तुगल से, आर्टिस्ट आए थे इंग्लैंड से, हम जानते हैं कॉलोनियल पीरियड ऑलमोस्ट 200 इयर्स चला था इधर पे. वो बहुत अच्छा समय शायद नहीं भी था हिस्टोरिकली, हम लोग जब जानते हैं. बट उन लोगों के कंट्री में जिस तरीके का वातावरण है, एनवायरमेंट है, ठंडा है ज्यादा, तो उनके कंट्री में वो लोग ऑयल पेंटिंग में काम करते थे. और हमारे एशिया में क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हम लोग ज्यादातर वाटर कलर में काम करते थे. तो he is an artist in 19th century as per the history and documentation. He started to adapt that medium, oil technique. मतलब सीधा सीधा हम संस्कृत में, हिंदी में बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे थे. अब इंग्लिश स्पीकिंग और पोर्तुगीज स्पीकिंग लोग आए तो हम लोग उनके लैंग्वेज भी सीख लिए और इतना अच्छा काम किए. जो ऑस्ट्रिया वियना में रवि वर्मा का पेंटिंग का डिस्प्ले हुआ था, और रवि वर्मा ना केवल केरला के राजा रानी के लिए पेंटिंग बनाए, इवन मैसूर के राजा रानी के पोर्ट्रेट्स बनाए. बड़ौदा में उनको बुलाया गया पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए. फिर उन्होंने देव देवी के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए. तो ये दिस इज अ लिटिल बिट काइंड ऑफ स्टोरी आई शेयर. एंड आल्सो ही वाज सो पॉपुलर, ही स्टार्टेड प्रिंट मेकिंग. वन पर्टिकुलर ब्लॉक से डिफरेंट प्रिंट निकालना, मल्टीपल कॉपी निकालना. ही स्टार्टेड इन 19th century and he became the first calendar artist. जो आज आपके घर में कैलेंडर देखते हो देव देवी का, he was the first person who introduced our god and goddesses in a 3D format. क्योंकि हमारे पेंटिंग ज्यादातर साइड फेस, 2D 2 डायमेंशनल था. अगर आप मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते थे, बट इतना रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो रवि वर्मा इंट्रोड्यूस किए थे. नाउ ये सब तो मैंने बताया. अभी आप बताओ, आपको ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी देख के, यू कैन ऑन योर माइक्रोफोन एंड से फ्रॉम विच स्टेट दिस लेडी इज. शी इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश or she is from Maharashtra. Participants, I think Maharashtra, sir. Maharashtra sir, Maharashtra. Great. Thank you. मेरा काम सफल हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ कर पा रहा हूँ. तो आपने महाराष्ट्र बोला, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, बट आपने महाराष्ट्र क्यों बोला? बैकग्राउंड से उसने जो बिंदी लगाई दिख रही है, वो अटायर पहना हुआ है. वेरी गुड. उन बहुत अच्छे बोले. जो आप उनके जो साड़ी है, अटायर है, इवन नोज स्टार, उनके ज्वेलरी,
अच्छा, आज तो काफी सारे टीचर्स हैं जो साड़ी पहनते हैं स्कूल्स में और ऑफिस में। हमारे बहुत सारे ऐसे फीमेल कॉलीग्स हैं, हमारे माँ है, आंटी है जो काम में जा रहे हैं साड़ी पहन के। इतना भारी साड़ी हम लोग आज पहनते हैं क्या काम करने के समय? सो इट्स नॉट अबाउट महाराष्ट्र थ्रू द ड्रेस एंड द अटायर, इट्स ऑल्सो द जेंडर इक्वलिटी। आप सोचिए 19th सेंचुरी में जिस समय रवि वर्मा ये पेंटिंग बना रहे हैं, कितने सारे वुमेन प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, कितने सारे वुमेन हवाई जहाज विमान चलाते थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे क्या? तो थ्रू अ पेंटिंग यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू द सोसाइटीज हिस्ट्री। उस समय क्या था, राजा बहुत पावरफुल है तो रानी के पास बहुत सारे गहना रहेगा। राजा बहुत पावरफुल है तो उनके कपड़े बहुत हेवी होता था। और आज देखो जो क्लॉथ, इवन लड़का और लड़की बोथ, when we use the kind of clothes today while going to office, we always think about the comfort zone. So art or museum is not only an area for artists, it's an area for fashion designers, it's an area for geography teachers. एंड सी वन पे, अच्छा ये जो चेयर देख रहे हो आप, ये चेयर है, ये चेयर देख के आप स्टूडेंट्स को पूछोगे तो स्टूडेंट्स क्या मॉडर्न चेयर और कंटेम्परेरी चेयर बताएंगे क्या एंटीक चेयर बताएंगे? व्हाट यू थिंक टीचर्स? यू कैन ऑल्सो राइट योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो आंसर, बिकॉज ये बहुत अच्छा है इंटरेक्शन ऑनलाइन में, इसके जरिए से हम लोग जुड़ते हैं। What do you think? This is an antique chair, right? Antique बताएंगे सर। Yes, antique बताएंगे। Even CCIT के बिल्डिंग में जाओगे, इवन आजकल जो स्कूल्स में आप पढ़ाने जा रहे हो, आप जिस रूम में रहते हो रेंट में, नहीं तो आपके खुद के घर है, उसमें अगर देखोगे जो पिलर्स है, इस तरीके का डिजाइन का पिलर्स पैलेस में होता है, इस तरीके का डिजाइन का पिलर्स मंदिर में होता है। हाँ, मतलब इफ यू जस्ट थिंक अबाउट मिडिवल आर्किटेक्चर, मध्य युग के आर्किटेक्चर, सो एन आर्टिस्ट, दे आर स्टोरी टेलर्स, वो कहानी बता रहे हैं आपको उस समय का, उस स्थिति का। इस पर्टिकुलर पेंटिंग को लेके आप 1 घंटा का क्लास ले सकते हो, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेंटिंग। सो यू सी, अगर मैं फिल्म बनाता हूँ, इफ आई एम संजय लीला बंसाली सपोज, और मे बी फारा खान और समवन लाइक फरहान अख्तर, और कोई भी है, मैं आदुर गोपाला कृष्णन हूँ, ऋतिक घटक हूँ, सत्यजीत राय हूँ, तो मेरे को एक टीम चाहिए। मैं तो एक मूवी मतलब स्क्रिप्ट है, मूवी को सोच पा रहा हूँ, उसका तस्वीर देख पा रहा हूँ, मैं एक हेयर ड्रेसर रखता हूँ, एक टीम रखता हूँ मेकअप का। तो आप सोचिए, आप जब पेंटिंग देखते हैं, आपको बाद में जाके फिल्म बनाना है, कुछ स्टूडेंट्स एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, तो आप अगर कोई ग्रुप को लेके म्यूजियम में आ गए, कोई भी म्यूजियम में, अगर उसमें रवि वर्मा का पेंटिंग है, उसके सामने खड़े होके आप बोलो, सोचो लेडी इन मूनलाइट, अभी कोई भी स्टूडेंट सनलाइट नहीं बोलेगा। सो एन आर्टिस्ट, दे आर ऑब्जर्वर्स, दे आर मोर लाइक डिटेक्टिव्स, they are more like very patient observers who are trying to observe and draw। और एक दिन में इतना सुंदर पेंटिंग रवि वर्मा नहीं बनाए, वो शायद 1000 बार फेल भी किए। एक आर्टिस्ट बहुत सुंदर पेंटिंग शायद 10 पेंटिंग बनाता है जो पूरा दुनिया जानते हैं उनके बारे में, बट वो लगातार 15 साल 30 साल प्रैक्टिस करते। एक फिल्म मेकर, सपोज सत्यजीत राय जो गुजर गए, और सपोज कोई भी फिल्म मेकर, आदुर गोपाल कृष्णन, नहीं तो जिनके बारे में आप बात करोगे, ऋतिक घटक, आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं, पूरा जीवन में कितना अच्छा फिल्म दे पाते हैं। राकेश ओम प्रकाश मेहरा शायद 3 और 4 अच्छा फिल्म दे पाते हैं। एक एक्टर को याद रखते हैं लोग में भी 2-3 फिल्म के लिए। तो बट आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो प्रैक्टिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब देखिए कितने अच्छे से वो बनाए, उस समय का साड़ी, उस समय का ज्वेलरी, उस समय का हेयर स्टाइल। हाँ, और रवि वर्मा, ये देखो। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, can you say one particular question I am asking? Obviously textile can be a reference,
अब देखो आजकल घर में कुछ घर में अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक स्थिति उनका अच्छा है, वी हैव कारपेट्स आल्सो इन सर्टेन हाउसेस, बट कैन यू सी द कुशन्स, कर्टन्स एंड दिस कारपेट, इट काइंड ऑफ लाइक आज के डिजाइन नहीं है, ये 19th सेंचुरी का डिजाइन है। और मुझे बहुत मजा लगता है ये हैंड फैन देखने में। आज आप वाइल्ड लाइफ एडुकेशन उसको बचाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, तो इस घर में एयर कंडीशन मशीन है क्या? उस समय में टीचर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिफिक इनोवेशन, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ पेंटिंग टू डिकोड द टाइम। अब देखिए इस पर्टिकुलर पेंटिंग में ना तो सीलिंग फैन है, ना स्टैंड फैन है, ना एयर कंडीशन मशीन है, बट ये जो दीवार में एक हैंड फैन ताने हुए आप देख रहे हो, इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ लाइक गिविंग अ रेफरेंस ऑफ द टाइम, और वो भी पीकॉक फेदर में है। आज आप डांट दोगे स्टूडेंट को because you try to kind of also conserve and give respect to the nature। पहले दिन का पैलेस में जाते थे तो दीवार में टाइगर का स्किन होता था। आज अगर किसी घर में और कोई स्कूल में होगा तो पुलिस पकड़ के लेके चले जाएंगे। So at that point of time, humankind or human race, to showcase their power, they were hunting what you can say tiger और rhinoceros। आज हम लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। So it's very interesting how you can talk about the time through the, और ये देखिए ये ऑयल पेंटिंग नहीं है, जैसे मैं बोला था ये आर्टिस्ट इतना पॉपुलर हो गया था, एक ब्लॉक के ऊपर पेंटिंग बना के उसका छाप लेते थे, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग होता है वैसे ही ऑयल बेस्ड प्रिंटिंग को ओलियोग्राफ बोला जाता है। एक ब्लॉक में वो ड्राइंग बनाए और उससे वो 200 प्रिंट बनाए। तो आम आदमी जो है, कॉमन पीपल जो है, रवि वर्मा का पेंटिंग कलेक्ट करना स्टार्ट किए, क्योंकि उनके आगे के जो आर्टिस्ट थे, एक तो होता था लोक कला, फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, और एक होता था राजा रानी और उनके धर्म के बिलीव में जो आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते थे। बट रवि वर्मा ऐसे एक शख्स है जिन्होंने आर्ट को और कलाकार कलाकृति को आम आदमी के अंदर पॉपुलराइज कर दिए। उनके प्रिंट हर घर में पहुंच गए। देखिए एक्सप्रेशन को कितने अच्छे से उन्होंने कैप्चर किया, टाइम को कितने अच्छे से कैप्चर किया। Yes, sorry. Sorry to interrupt, but the image is not visible over here. We can't see the image. રકુલ ભાઈ દેખાય છે? Sorry, image is not visible to me and We can see, some sir. other teachers also, because in chat box I am also reading that 2 or 4 people other also written that we cannot see the image, and I also. The picture you are sharing. I can see, sir. I can see. Sir, we can see, sir. I can see, sir. I can see also, sir. Picture is visible, but no hand fan is over there. okay. I changed the painting. Yes, Hello? yes. सर जो आप Yeah. साइड में ऑयल पेंट दिखा रहे हो ना, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए ना सर। जो राजा सर- रवि वर्मा की पेंटिंग आप दिखा रहे हो, सर राजा रवि वर्मा की आप पेंटिंग दिखा रहे है क्योंकि ये म्यूजियम वेबसाइट से है सर। कर दीजिए। सर ये म्यूजियम वेबसाइट से है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। हाँ, मैं पेंटिंग बोल रहा हूँ ये म्यूजियम वेबसाइट से है, and I am sharing directly from the museum website, and I am changing also because time भी कम है। All the links, respected teachers एक बार सुन लीजिए, all the links are with मिथुन sir and Ranajay sir and also with CCRT। सेशन के बाद आप सभी को ये लिंक्स CCRT के तरफ से शेयर कर दिया जाएगा। बट आप जब ऐसे प्रेजेंटेशन करते हो तो ये पेंटिंग को हम जूम नहीं कर सकते, ये म्यूजियम का लिंक है और इसका कुछ कॉपीराइट इश्यूज होता है, ठीक है। आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो अपने मोबाइल में। इज इट क्लियर? Okay. But sir, the description you are giving, it's not matching with the portrait. Sir, I okay. mean, the fan and all the stuff is not in this picture. Yeah, because of the network lag maybe at your area. I think most of the teachers now, अभी हम लोग एक अनटाइटल पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं
जहाँ पे हंस दमयंती का स्टोरी है। आप ये देख पा रहे हैं ऑल द सर पार्टिसिपेंट्स? यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी दिख रहा है। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ ऑफ ए ए लेडी। लेडी सर। लेडी दिख रहा है, ये जो महाराष्ट्र चेंज नहीं वाला हुआ है। वुमेन का पिक है ना, वही हम वही देख रहे हैं अभी। सिटिंग वुमन ऑन ए Yes, चेयर yes, yes. वो दिख रहा है। Okay, wait. I'm stop. Like I'm. Yes, so your explanation and the painting is not matching, so we can just see a Okay. lady sitting on the table. Maybe Just wait. this Just wait. picture is I can understand. Mithun sir, are you there, Mithun sir? I'm trying to reshare. Maybe there is a lag of internet. I can understand. Sometime it happens. No problem. I'm trying my best. Mithun sir or Anujay sir, are you there? We need your help. Mithun sir, hello. I'm trying to reshare. I have stopped sharing the screen. I'm trying to reshare. Please do once again, Argaji. Yeah. Can you see my screen now? Yes, we can. Can you see the untitled painting now? Yes, sir. Yes, Perfect. Yeah. Okay. Thank you for. Okay. Just wait. I am going back to that painting. Can you see the untitled painting with the hand fan now? Yes. Yeah. So I was talking about this painting. While appreciating this particular painting, you see there is no air condition or ceiling fan, but through this hand fan, we can talk with our students. हम लोग हमारे students को बोल सकते हैं जो ये किस समय का painting है. Is it clear, all the teachers? इवन आप देखिए रवि वर्मा के साइन है, रवि वर्मा के इंफॉर्मेशन है, इवन एक्सेशन नंबर, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को रोल नंबर देते हैं, हर म्यूजियम में इस तरीके का जो 5 पॉइंट में बोला था, कलेक्टिंग द इमेज, डॉक्यूमेंटिंग, रेस्टोरिंग, डिस्प्लेइंग इट एंड एडुकेटिंग। तो रवि वर्मा का और एक पेंटिंग आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिस्ट में चले जाएंगे, ज्यादा टाइम है नहीं। अच्छा, ये पेंटिंग अभी देख रहा है ना आपको, एक माहौल है, कोई मीटिंग हो रहा है और वो भी अनटाइटल्ड है। कैन यू सी दिस पेंटिंग? Yes, sir. आपको क्या लगता है, ये रामायण का डिपिक्शन है क्या महाभारत का डिपिक्शन है? यस सर। ये महाभारत का डिपिक्शन है क्या रामायण का डिपिक्शन है? महाभारत। अच्छा, आपने महाभारत। ठीक है, क्यों बता रहे महाभारत, क्यों बताया? महाभारत है सर। हाँ, क्यों है? सर ये कृष्णा है सर, कृष्ण है। Yes, thank you. So you see, if you do the same thing with your students, actually the logical thinking, reasoning, color seeing, appreciating thing, all these things, it's a holistic education. देखिए, रवि वर्मा इस पेंटिंग का टाइटल नहीं दिया है, अनटाइटल्ड है, और हम भी म्यूजियम की तरफ से कोई टाइटल नहीं दिया है, बिकॉज द आर्टिस्ट डिडंट राइट एनी टाइटल। वो बहुत अच्छे से लिख सकते थे, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ दादा साहेब फाल्के, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर इन इंडिया, बट वो अनटाइटल रखा। बट क्योंकि पेंटिंग में आपने कृष्णा देख लिया राइट साइड में, जिसके मुकुट में मोरपंख है, इस पीकॉक फेदर, एंड आपने धृतराष्ट्र देख लिया जो ब्लाइंड थे, और मे बी यू आर सीइंग दुर्योधन और अर्जुन, मे बी इट्स समथिंग मीटिंग हो रहा है। सो देखिए रवि वर्मा कैसे महाभारत का जो विश्वास है, बिलीव है, उससे इतना सुंदर, इतना खूब एक पेंटिंग बनाए, और एक ब्लॉक में उसको ड्रॉ करके ऑयल बेस्ड प्रिंट लेना स्टार्ट किए। तो आज हम लोग उनके बारे में बात कर सकते हैं। रवि वर्मा के बाद स्पेशली दिखाई गई है कि जो भगवान कृष्ण है वो श्याम रंग के थे, तो वो भी हाईलाइट हो रहा है, वो पीतांबर पहनते थे, वो भी हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए, so that's the kind of like when we talk about documentation, आज बहुत इंटरेस्टिंग एक फेज हमें जब पढ़ाई किया, हम लोग जब पढ़ाते हैं स्कूल्स में,
इवन अक्सर प्रिंसिपल्स के साथ भी आपका बात होता है यूरोसेंट्रिक एजुकेशन, मतलब हम लोगों को हमेशा एग्जाम्पल्स दिखाया जाता है इटली का, ग्रीस का, रोम का, इंग्लैंड का, यूएसए का। अच्छा है, कंपेयर करना जरूरी है, बट हम लोग कुछ समय अफ्रीका, ब्राजील, जापान, श्रीलंका, इंडिया, इनका भी रेफरेंस लेके पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्यों हमेशा एजुकेशन यूरोसेंट्रिक होगा? यूरोप भी तो इंडिया से बहुत कुछ सीखे हैं, जापान से बहुत कुछ सीखे हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत कम मिडिल ईस्ट, मतलब अगर आप देखोगे लैटिन अमेरिका, मतलब मेक्सिको, अर्जेंटीना, उस देश का एजुकेशन सिस्टम। तो आप जब ग्लोबल सिटीजन बनाओगे तो हमेशा कोशिश करना जो डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट एरिया के आर्टिस्ट को लेके बात करना। अब भी पार्टिसिपेंट्स, कैन यू सी आई हैव चेंज माय स्क्रीन, निकोलस रोडी आ रहा है आपके स्क्रीन में? Yes, sir. थोड़ा सा नेटवर्क का Yes, sir. Okay. Yes, sir, it is Yes, sir. visible, sir. I can see, sir. Okay. I am just doing one more thing. I am stopping my video, so that will be accelerating the speed of So निकोलस रोडिक एक आर्टिस्ट थे जो रशिया से आए थे और यूएसए में भी कुछ दिन रहा, बट बाद में इंडिया में आए। उनका बेटा भी एक आर्टिस्ट बना जिनका नाम था सेबेस्तब रोडिक, और उन्होंने सेबेस्तब शादी किए थे एक हमारे बहुत मशहूर एक्ट्रेस थे देविका रानी से। बट निकोलस रोडिक के बाद अगर हो रहा है तो वो लैंडस्केप पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उनको हिमालयन लैंडस्केप बहुत पसंद था और बहुत अच्छे से उन्होंने पेंटिंग में उनके जो पसंद है, उनके जो पैशन है, वो निभाया भी है। इंडिया में काफी दिन रहा, 1947 तक। नगर, हिमाचल प्रदेश, कभी आप जाते हो, उनके एक रिसर्च सेंटर है, कुछ पेंटिंग्स आप देख सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके भी आप निकोलस रोडिक का पेंटिंग देख सकते हो, और एनजीएम में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इवन बैंगलोर में भी कुछ प्राइवेट कलेक्शन है, आप देख सकते हो। बट ये पेंटिंग्स कैसे साइंस टीचर के लिए हेल्पफुल होता है, मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ। पेंटिंग्स में एलिमेंट होता है पर्सपेक्टिव, दूर और नजदीक। आप स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, वो दूर में उस पहाड़ में देखो कितने अच्छे से सनलाइट है। सो एक्चुअली यू आर नॉट सिटिंग इन हिमालयास, यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, एंड उस क्लासरूम से आप पूरा दिखा रहे हो हिमालय। हाँ, और एक चीज, वो सनलाइट कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, ये जो पेंटिंग है आप देखो पूरा छावा है से તમારો એમ કહેવાય છે। या प्लीज स्टॉप योर माइक्रोफोन और प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हाइल यू आर स्पीकिंग। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो पेंटिंग है आप देखोगे राइट साइड से लाइट आ रहा है, सो द टीचर इन द क्लासरूम कैन आस्क स्टूडेंट, तो अर्धो पगार दे दे, वांधो नहीं, कहाँ से लाइट आ रहा है? So the students will say from the right side, क्योंकि येलो कलर को ऐसे यूज किया गया है। And then the teacher can ask, okay, student, why the sunlight is coming from right side? फिर आप डायग्राम ड्राइंग, yes, अर्थ is moving around the sun, तो इसीलिए सनलाइट का डायरेक्शन कुछ समय शाम के समय किस साइड से लाइट आता है, सुबह उस साइड से लाइट नहीं आता है। So I am saying you are teaching in junior school and you are showing this painting, art integrated learning, AIL. You can say painting से, अच्छा, दिन और रात। This painting is depicting moon, not sun, और थोड़ा सा कूल और कोल्डनेस है इस पेंटिंग में। तो समटाइम लैंडस्केप पेंटिंग कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो ये आर्टिस्ट निकोलस रोडिक के बारे में बात हुआ, और एक आर्टिस्ट के बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। आई एम चेंजिंग माय स्क्रीन टू एन आर्टिस्ट नेम अमृता शेरगिल। जैसे 100 इयर्स पहले बहुत कम वुमेन टीचर थे, बट रिसर्च करना पड़ेगा। Can you see all of the participant? Can you see my screen now? I am presenting Amrita Shergill. Yes, sir. Yes, sir. So this is an artist. Yeah, thank you. So this is an artist. Yes, sir.
दिस इज सेल्फ पोर्ट्रेट, ये आत्मचित्र है, खुद का पेंटिंग खुद बनाया है, आत्मचित्र। लॉकडाउन के समय हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, उस समय हम लोग ये पेंटिंग दिखा के काफी सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर किए जो पेंटिंग के लिए सब्जेक्ट्स और बोर्ड हो रहे हैं, तो उस समय पेरेंट्स को ड्राइंग में बनाओ, नाना नानी है घर में उनको थोड़ा सा स्केच करो, उनके बारे में लिखो, उनको पूछो उनको वो कुछ शेयर करना चाहता है कि नहीं। सो हियर यू कैन सी an artist is a woman and she became a kind of inspiration at that point of time for a lot of women, because very few women artists we have, very few women political leaders we have, very few women IAS officers you had at that point of time. धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुआ और वो चेंज के लिए आप लोग भी बहुत हेल्प किए। आज आप जो भी गांव में और शहर में है उसमें आप इक्वालिटी इन एजुकेशन में, ऐसे भी टीचर्स को जानता हूँ जिनको सरकारी तनख्वाह मिलता है, उस तनख्वाह का लगभग हाफ पैसा ऐसे भी टीचर्स है राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। मेरा ये पिछले 6-7 साल में ये नौकरी करते हुए दोस्ती हुआ, वो उनके तनख्वाह का हाफ तनख्वाह कुछ स्टूडेंट्स को देता है, क्योंकि और वुमेन वो जो गर्ल स्टूडेंट है, क्योंकि हम जानते हैं यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन लेके बहुत एक खराब स्थिति था, बट आजकल वो बहुत चेंज हो रहा है। और टीचर्स, आई रिस्पेक्ट यू and I also wanted to be a teacher, but in a way you know like this museum is helping me to connect with you। देखिए एक आर्टिस्ट 1913 में इनका बर्थ हुआ, 1913 में कितने पापा मम्मी बोलते थे, बोलते होंगे जो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई ऐसे बोलते होंगे जो डांसर बनो, समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे डांसर बनेगा तो, ऐसे स्थिति था। और वुमेन डांसर बन गया, बॉलीवुड में चले गए तो मतलब पूरा समाज में आ रहे वो बिगड़ गया। बट आज आप देखो समय, वो डांस कंपटीशन आप बैठ के देखते हो, आप ताली बजाते हो। सो एजुकेशन काइंड ऑफ चेंज द होल माइंड सेटअप। धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ अप्रिशिएट भी करना सीखे। और अमृता शेरगिल का पापा इंडियन थे, उमराव सिंह शेरगिल फोटोग्राफर थे, उनका एस्टेट था। उनकी माँ हंगेरी से थी, मेरी एंटोनी, एंड शी वाज अ ओपेरा सिंगर। उनका शुरुआत के कुछ साल उन्होंने पेरिस में बिताए और फिर उन्होंने इंडिया में आए। देखो आदम और ईव, वो तो ऑब्वियसली अमृता शेरगिल के सामने बैठ के पोज नहीं दे रहे थे, बट आदम और ईव के ऊपर बिलीव करके अमृता शेरगिल बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाए, उसमें स्वर्ग से, हेवन से लाइट आ रहा है, वैसे भी दिखाए। ये और एक चित्र है जो अमृता शेरगिल खुद का चित्र बनाए। बट दुख के बात ये है, अमृता शेरगिल का उम्र बहुत कम था, 28 साल की उम्र में शी पास्ड अवे। वो यूसुफ बोल के उनका एक फ्रेंड था, उनका पोर्ट्रेट बनाया। तो वो जिस समय पेरिस में, हंगेरी में थी, इस तरीके का पेंटिंग बनाती थी। अब देखो पेंटिंग कैसे जियोग्राफिकल एरिया और टेम्परेचर लेके बात कर रहे हैं। कैन यू ऑल सी, नाउ आई एम सिलेक्टिंग अ फोल्डर 1937 इंडिया। देखो तुरंत कलर चेंज हो गया। विलेज गर्ल, ये फ्रांस का विलेज गर्ल नहीं है, ये इंडिया का विलेज गर्ल है। येलो ओका, बर्ड शैना, इंडियन रेड, जिस तरीके से ये आर्टिस्ट यूज किए। अब देखो उस समय आप सब लोग देख पा रहे हैं ना ब्राइड्स टॉयलेट? Yes, sir. तो आप देखो उस समय कितना उम्र में शादी होता था? 13 साल में शादी हो जाता था। तो शादी होने के समय उस समय के लड़की खुश होते थे क्या? अमृता शेरगिल का घर का स्थिति अच्छा था, उन्होंने यूरोप में पढ़ाई किया, फिर इंडिया में आए। बट देखो जब पेंटिंग बन रहा है वो किसी ना किसी तरीके से सोशल कॉजेस भी कुछ आ ही जाता है आपके पेंटिंग में, आपके नाटक में, आपके लिटरेचर में। आप जिस समाज में रहते हो कुछ ना कुछ तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन आ ही जाता है। ब्रह्मचारी, हाँ, उनके हेयर स्टाइल देखो, जनेऊ देखो, एक कल्चर के बारे में पता चल जाता है। धोती देखो, आज बहुत कम समय हम लोग देखते हैं धोती पहनते हैं, बट it is our pride and it's also like if you think about धोती, सिलना। और देखो
एक समय के बारे में भी पता चल जाता है। देखो इधर पे वो व्हील आ गया, चरखा आ गया, तो जो आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंडेंसी, गांव को एम्पावर करना, उस समय इफ यू थिंक अबाउट गांधी जी, वो जाके गांव गांव में मीटिंग कर रहे थे। अमृता शेरगिल गांधी से मिला नहीं था, बट इफ यू सी, जब वो खुद के स्केचबुक और पेंटिंग लेके बनाते थे, किसी ना किसी तरीके के, वो ये आंगनबाड़ी होता है ना गांव में, कोई चारपाई के ऊपर रेस्ट कर रहा है, कोई बैठ के गप्पे लगा रहा है, पास में ऐसे चरखा रखा हुआ है, कोई धागा बना रहा है। सो यू कैन सी इट इज एन एम्बियंस। मेंडिकेंट, सन्यासी, देखो उनके चादर कितना सुंदर बनाए। सो यू व्हेन आप डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को बोल सकते हैं, जो किस तरीके से म्यूजियम देखा जाए। अमृता शेरगिल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वुमेन आर्टिस्ट, उनके बारे में देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आपको हरिपुरा पोस्टर्स दिखाते हैं। जो इतिहास के टीचर हैं उनके लिए ये पोस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा गांव में, गुजरात में, आप लोग नंदलाल बोस का हरिपुरा पोस्टर्स देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. थैंक Yes, यू। sir. 1882 नंदलाल बोस was born and 1966 तक काम किए। नंदलाल बोस का जो इनिशियल पढ़ाई और उनको जो इंस्पायर किए थे वो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, जो आर्टिस्ट भारत माता का एक पेंटिंग बनाए थे 1905 में। ऐसे हिस्टोरिक एक डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, वो पार्टीशन हो रहा था, बहुत सारे वो चल रहे थे, आप देखोगे हिंदू मुस्लिम रायट चल रहे थे। हाँ, एक स्थिति था आजादी के पहले। तो इफ यू जस्ट सी how you are kind of trying to tell a story, तो आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। नंदलाल बोस क्या किया, महात्मा गांधी जी जब इनको बुलाया, जो हरिपुरा गांव में आओ, मैं बात करूंगा गांव वाले से, एक मीटिंग होगा बड़ा सा, हरिपुरा कांग्रेस मीटिंग, जहां पे सुभाष चंद्र बोस भी बात किए थे उस मीटिंग में। आप आके, अब तो आर्टिस्ट है, आप आके कुछ पेंटिंग्स बनाओ जैसे गांव के लोग उस मीटिंग में ज्वाइन कर सके। तो यू कैन सी, उन्होंने गांव के लोगों से इंस्पायर होके कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए जो ये लोगों के लिए वो मीटिंग हो। और जब गांव के लोग देखे, जो अरे मैं फार्मिंग करता हूँ, मेरा पोस्टर वो मीटिंग के पास टांग के रखा है, मैं जाऊंगा ना सुनने। सो दे सॉ देयर रिप्रेजेंटेशन। कोई कारपेंटर का काम करता है, वो भी आ गया मीटिंग सुनने, क्योंकि उन्होंने देखा जो एक आर्टिस्ट आके उनके एक चित्र बनाए। सो एक आर्टिस्ट बंगाल से गुजरात में गए उस गांव में, और देखो आगे क्या होता था, राजा रानी का पेंटिंग बनता था। राजा रानी जिस पर्टिकुलर देव देवी में बिलीव करते थे उनका पेंटिंग बनता था। बट जब हम लोग ऑटोक्रेसी एक शब्द से डेमोक्रेसी एक शब्द पढ़ाते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, तो आप देखो लोगों का कहानी, आम आदमी की कहानी, वो भी आप देखोगे लिटरेचर में भी चेंज हुआ। और देखो आर्टिस्ट भी कैसे हर रोज का कहानी, डे टू डे लाइफ के कहानी को उनके चित्र में, उनके लेखन में लेके आए। सो सोसाइटी को रीड करने के लिए भी कुछ समय म्यूजियम, अब देखो जूता सिलाई कर रहे हैं, इसका फोटोग्राफ्स कोई लेता था पहले, उसको कोई इंपॉर्टेंस देता था, उसका पेंटिंग कोई बनाता था, बट हाँ नंदलाल बोस दिया था। नंदलाल बोस खुद एक टीचर थे और रविंद्रनाथ के साथ उनका हमेशा चर्चा होता था। उनके नेफ्यू रविंद्रनाथ से वो काफी इंस्पायर हुए थे, और साथ में अजंता के जो चित्र शैली है, उनके जो कलर स्कीम है, आप देखो कि उनके पेंटिंग में आप देख सकते हैं। इवन आपको पता है नंदलाल बोस भारतीय संविधान के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसके लिए इलस्ट्रेशंस बनाए। भारतीय संविधान जो किताब पार्लियामेंट हाउस के म्यूजियम में रखा हुआ है, ओरिजिनल, जो प्रेम नारायण रैजादा के हैंडराइटिंग और नंदलाल बोस के ड्राइंग के साथ, पार्लियामेंट म्यूजियम में वो किताब है। बाकी तो कॉपीज आप देखते हैं, प्रिंटेड देखते हैं, बट ओरिजिनल जो हाथ से लिखा गया था और उस पेजेस में जो हाथ से ड्राइंग किया गया था, वो नंदलाल बोस और उनके कुछ स्टूडेंट्स किए थे। बंगाल, कोलकाता में उनका इनिशियल पढ़ाई स्टार्ट हुआ, फिर कोलकाता से 2-3 घंटा बाद उन्होंने जाके
शांति निकेतन 2-3 आवर्स डिस्टेंस में बोलपुर बोल के एक जगह है जहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी है और कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, 2 अलग यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने बाद में कोलकाता से मूव करके शांति निकेतन में थोड़ा नेचर के अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ काम करना, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब टीचर के बात हुआ है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का भी बात हो। तो उनके एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था जिनका नाम है राम किंकर बेज। अच्छा स्टूडेंट मतलब बहुत क्वेश्चन करते थे, कुछ समय डिसएग्री भी करते थे, बट राम किंकर बेज के बारे में जब आप पढ़ोगे, 1906 इनका जन्म हुआ था, 1980 1980 ही पास्ट अवे। उनके हमेशा बारे में जब बात करोगे नंदलाल बोस का चर्चा आते ही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग पेंटिंग नहीं देख रहे, अभी हम लोग स्कल्पचर देख रहे। यस सर, देख पा रहे हैं। देख पा रहे। यस तो सर। देखिए देख पा रहे हैं सर। स्कल्पचर कैसे स्कल्पचर आपको टाइम के बारे में बता देते हैं। ये एक ब्रोंज का स्कल्पचर है, इसमें एक माँ के फिगर है, मदर फिगर है लेफ्ट साइड में, इसमें एक बच्चे है पेरम्बुलेटर में। टाइटल है इस स्कल्पचर का पेरम्बुलेटर। ब्रोंज में बनाने के लिए पहले आपको वैक्स में बनाना पड़ता है, मोम में आप पहले मूर्ति बनाते हो, फिर उस मूर्ति का कास्ट लेते हो ब्रोंज में, राइट। इफ यू सी 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज हाउ यू आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी। तो झूला तो हमारे पेंटिंग में बहुत सारी जगह में है, बेबी कॉर्ड झूला मिनिएचर में भी है, आप वॉल पेंटिंग देखोगे पुराने उसमें भी है। बट पेरम्बुलेटर ये शब्द जब आप सुन लेते हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है दिमाग में, क्योंकि पेरम्बुलेटर बहुत कॉमन एक ऑब्जेक्ट नहीं था। बच्चे को चलाने के लिए हम लोग गोद में लेते थे, नहीं तो झूला में झूला देते थे। पेरम्बुलेटर बाद में आए। तो जब एक स्कल्पचर देखते हो स्टूडेंट्स के साथ, उसके टाइम लेके भी बात कर सकते हो, किस टाइम में आर्टिस्ट ये काम कर सकते हैं। पहले हाथ से ऐसे झाड़ा जाता था फूड ग्रेन, फसल को अलग करने के लिए प्लांट से। अभी तो मशीन्स हो गए फिल्टर करने के लिए, बट स्टिल इन गांव में आप देखोगे ऐसे ढेकी होता है, नहीं तो ऐसे हाथ से वो झाड़ते हैं, धान झाड़ना बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट सी उस मोमेंट को वो आर्टिस्ट देखा, क्योंकि उनके पापा और उनके माँ फसल के मतलब किसान थे और वो खुद आर्टिस्ट बने। तो उनके सब्जेक्ट्स एकदम अलग है, उनके ऑब्जर्वेशंस एकदम अलग है। और इंडिया एक कंट्री ऐसे है, हाँ गरीबी है, बड़े लोग भी है, मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, बट इतने सारे सब्जेक्ट्स। ये देखिए लास्ट जो था थोड़ा सा प्रेम वाचक है, मिथुन। मिथुन दा है हमारे, मिथुन सर हमारे रिस्पेक्टेड टीचर है, सीसीआरटी के काफी सारे इनिशिएटिव लेते हैं। बट ये एमलगमेशन, इसमें आप ढूंढोगे तो एक 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 एक, एक लड़का और लड़की की फिगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, विमूर्त है, बहुत रियलिस्टिक नहीं है। अब ये देखो फेमिन, अकाल के समय स्केलेटन बाहर आ रहे हैं एकदम। हाँ फेस देखो उनका, देख के बहुत खुशी का स्कल्पचर नहीं लगेगा आपको, दुख लगेगा। समटाइम एक फिल्म देख के आप रो देते हो, समटाइम एक कविता पाठ करके आप बहुत गंभीर हो जाते हो, किसी का याद आ जाता है, कोई परिवार के होगा, कोई आपके फ्रेंड होगा, कोई आपके दिल के बहुत चाहने वाले होंगे, उनका याद आ जाता है। कभी पेंटिंग देख के और मूर्ति देख के भी ऐसे होता है। तो अकाल हुआ था 1940 और 41 में, उस समय अकाल के दौरान राम किंकर बेज तो एक आर्टिस्ट थे, वो तो पूरा सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ उनके मन में क्या चल रहा था, वो बहुत दुखी थे। तो वो एक मूर्ति बनाए जहाँ पे अकाल का वो स्केलेटन ये सब आ रहे। टीचर्स बहुत बात हुआ, बट आपको मैं अभी एनजीएमए के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सभी को दिख रहा है ना, हम लोग तुरंत स्कल्पचर देख के आपको गैलरी के अंदर दिख रहा है। क्योंकि हमारे टाइम का एक लिमिट है, 11:15 हो रहा है मेरे। मैं 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा आपको एनजीएमए के अंदर कैसे वातावरण है। हम लोग एक वीडियो तो भले ही देखे थे, जयपुर हाउस में उपेंद्र महारथी का एग्जीबिशन हो रहा था, जिस समय हमारे अद्वैत गडनायक जी जो डायरेक्टर जनरल है, और हम आप देखे स्टूडेंट्स जब आए उसके साथ थोड़ा सा म्यूजिक में हम थोड़ा सा जैमिंग किए, उनको थोड़ा सा इजी आइस ब्रेकिंग सेशन बोलते हैं।
तो फिर हम कुछ समय ऐसे खाली जगह में बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मीरा मुखर्जी बोल के एक वुमन स्कल्प्टर बना है। हाँ, क्योंकि स्कल्प्टर हमेशा मेल होता था, फिर धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में जब इक्वलिटी के बात हुआ, जब हम लोग देखे हैं जो एजुकेशन के थ्रू एम्पावर करना, ये एरिया में हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर जो एक राइटर थे और साथ में पेंटिंग भी बनाते थे, गाना भी लिखते थे, उनके पेंटिंग्स का डिस्प्ले हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में गगनेंद्र नाथ ठाकुर का पेंटिंग हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ये सब रविंद्रनाथ के काम है, ड्राइंग्स है जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। ये सब लिंक आप CCRT के ऑफिशियल की तरफ से आपको दिया जाएगा, थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप। आप ये लिंक उनसे ले लेना, और नहीं तो आपको अगर नहीं भी दे रहा है तो अगर कोई भी सर्वर में जाके आप NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आप लिखोगे, हमारे वेबसाइट में आके आप इस आर्टिस्ट के लिंक्स और इनके बारे में पढ़ाई सब कुछ कर सकते हैं आप। और एक चीज है, आप अभी अमृता शेरगिल के बारे में बात हो रहा था, और मुझे पता है जो हम लोग ब्राइट्स टॉयलेट के बारे में बात कर रहे थे, याद है ना आपको लेफ्ट साइड का पेंटिंग? पार्टिसिपेंट्स? Yes sir, yes sir. तो आप देखते हैं 4 women are sitting. यस। तो मैं बोल रहा था उस समय कितने उम्र में शादी होता है, आज देखो ऐसे भी लेडीज है, और जो IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है, वो खुद के मतलब जिद में पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं क्यों मैं 9 साल में शादी करूं। हाँ, वी हैव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, और धीरे धीरे पूरा समाज के परसेप्शन भी चेंज हुआ है। तो ये देखिए ब्रह्मचारी, हाँ, और फिर अमृता शेरगिल के एरिया से आगे जाएंगे तो एक बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है, आप शायद इनके नाम जानते हैं। मैं दिखाया नहीं था इनका काम, बट अभी आप देख रहे हैं, जानते हैं ये आर्टिस्ट कोई बंगाल से जामिनी रॉय सर, जामिनी रॉय। यस, थैंक यू। जामिनी राय के नाम तो स्टूडेंट्स के और टीचर्स के अंदर बहुत पॉपुलर होता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक क्वेश्चन, सर ये जो पेंटिंग्स आप दिखा रहे हैं, ये क्या रिप्रिंट्स है या ओरिजिनल पेंटिंग्स है जो अभी दिखा रहे हैं? These are all original paintings which are displayed in a museum space। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का न्यू विंग स्पेस आप देख रहे हो, ये जामिनी राय का पेंटिंग देख रहे हो, पीछे आप देख रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर भी है, क्योंकि म्यूजियम में पब्लिक आते हैं काफी, कुछ समय 800 लोग आ जाता है, कुछ समय 200 लोग आ जाता है, कुछ समय 17 और 40 लोग भी आता है। तो एक ही तरह के लोग आएंगे ऐसे नहीं है। तो सर समय व्हील चेयर, ह्यूमिडिटी से पिक्चर खराब नहीं हो जाता ऐसे बाहर रखने से? उसके लिए रेस्टोरेशन टीम है जो इनसाइड देखिए जो लाइटिंग होता है वो स्पेशल म्यूजियम लाइटिंग होता है, और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन किया जाता है। तो कुछ एरिया में हम लोगों भी वो, इसीलिए मैं 5 पॉइंट आपको बताया था। इसमें हम लोग जामिनी राय के बाद नंदलाल बोस का पेंटिंग इधर पे डिस्प्ले करते हैं। एक आर्टिस्ट था जिनके नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी, वो इनके पेंटिंग आप देख रहे हो, जो एट द एज ऑफ 50 he passed away at the kind of age of 50, so you can see like, sorry, not passed away, he lost his eyesight। मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल दिया। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर एक सिनेमा जरूर देखना, एक फिल्म है फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया का, सत्यजीत राय एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था। एक आर्टिस्ट देख नहीं पाते फिर भी कैसे पेंटिंग बनाते, उनका वो फिल्म का नाम है द इनर आई, जरूर देखना। उन्होंने जिस समय उनके आंखों का देखने की क्षमता चले गए, टच करके फील करके पेंटिंग बना रहे थे। इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, स्कूल में शायद वो नॉर्मल जनरल स्कूल में अगर आते हैं तो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, बट दे आर ह्यूमन बीइंग। आप एक टीचर हो कि आपका सरकारी नौकरी है, नहीं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हो, आप समाज की भला कैसे कर सकते हो, आप कैसे लोगों को एम्पावर कर सकते हो सोचने के लिए, ये बहुत जरूरी है और आपका ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। ये देखिए रामकिंकर बेज का जो स्कल्पचर हम लोग देख रहे थे, मिथुन बोल के एक स्कल्पचर देखे थे, विनोवर, हाँ याद है ना,
उसको देखो हम लोग म्यूजियम में कैसे सुंदर से क्लीन से पेडेस्टल बना के, उनके कुछ स्केचेस है पीछे, उनके सामने स्कल्पचर है, रामकिंकर पेज को डिस्प्ले किए हैं ऐसे। रामकिंकर पेज हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दिल्ली में, दिल्ली के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने दो बड़ा बड़ा मूर्ति है, यक्षा और यक्षी, उनके मूर्ति भी रामकिंकर पेज ने बनाए। अब देखिए ये हम लोग तीसरे फ्लोर में है, अब तुरंत हम लोग बेसमेंट में चले आए। ये बेसमेंट का गैलरी है जहाँ पे कंपनी काल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय हमें शासन कर रहे थे, उस समय जिस तरीके का पेंटिंग बन रहा था वो बहुत अच्छा समय इकोनॉमिकली हमारे लिए तो नहीं था, हम शोषित हो रहे थे, बट फिर भी उस समय का एक हिस्ट्री है। हम लोग वाटर कलर में पेंटिंग बनाते थे, वो आके हमें ऑयल पेंटिंग सिखाए, वो हमें, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन के काम में वो हमें बोले जो इंग्लिश सीखो फिर क्लार्क का नौकरी मिलेगा। बट हाँ, इंग्लिश आज जरूरी है, बट साथ में हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मलयाली, बंगाली, अहमिया, सब लैंग्वेज जरूरी है। सो यू कैन सी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर भी आपको प्राइड होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। ये हमारे रिसेप्शन एरिया है, क्योंकि आप लोग जो नहीं आए हो, पहले तो मुझे याद है सीसीआरटी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो फील्ड ऑफिसर्स है, मिथुन सर है, जो टीचर्स है, हमेशा सीसीआरटी का 40 टीचर्स नहीं तो 100 टीचर्स आते थे। ये टिकट काउंटर है, इधर पे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर इधर पे चेकिंग होता है आपका बैग का, बैग्स अंदर अलाउ नहीं करते, बैग्स और बॉटल्स इधर पे रखना पड़ता है। म्यूजियम में जब आप स्टूडेंट्स को भी लेके जाओगे, पहले म्यूजियम को ऐसे ऑनलाइन देख लेना, काफी सारे म्यूजियम्स के पास ऐसे ऑनलाइन सोर्स है, उनको फोन में बात कर लेना। कोई अगर रिसोर्स पर्सन होगा जो थोड़ा सा, आप जब स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हो, भले ही आप अच्छे जानते हो, पर फिर भी म्यूजियम के कोई अगर ऑफिशियल्स रहता है तो वो म्यूजियम देखना इजी हो जाता है। ये जब ब्रिटिशर्स आए थे, वो लोग ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किए थे इंडिया में। हमारे पहले ऑयल, ये देखिए, ये यूरोपियन आर्टिस्ट टेली किटल का काम है। हम लोग उस समय पहले सॉरी ओके, और ये है हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग जो हमारे इंडिया में पहले चलता था, जिसको हम लोग भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। वॉल में पेंटिंग होता था पैलेसेस में, मंदिर में, हाँ, लेपाक्षी साउथ इंडिया में जाओगे, हाँ, अजंता में जाओगे, इलोरा में स्कल्पचर्स है, कुछ समय स्कल्पचर्स के आसपास भी पेंटिंग होता था, बट ये मिनिएचर पेंटिंग है। इस समय हम लोग वाटर कलर, टेम्परा मीडियम से पेंटिंग बनाते थे। तो हमारे जो म्यूजियम है, हम लोग 1850 1860 इंडिया में क्या हो रहा था, किस तरीके का पेंटिंग बन रहा था, और फिर समय के साथ साथ कैसे हम आगे बढ़े, चेंजेस आए, लैंग्वेज में चेंजेस आए, स्टाइल में चेंजेस आए। अब देखिए इस जगह हम लोग रवि वर्मा का पेंटिंग को डिस्प्ले करते हैं। रवि वर्मा का पेंटिंग का डिस्प्ले आप ऐसे देख सकते हैं। ये एरिया है, यूरोपियन आर्टिस्ट आने के बाद ही कुछ आर्टिस्ट ऑयल टेक्निक से काम स्टार्ट किया था। हाँ, आ रहा हूँ मैं आपके पास सुनने के लिए। सो इफ यू जस्ट सी हाउ द म्यूजियम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिस्प्ले द होल थिंग। अभी 4th फ्लोर में आपको लेके चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ लोगों का शौक होता है, जो आर्टिस्ट पॉपुलर है जैसे सैयद हैदर रजा, मकबूल फिदा हुसैन का आप पेंटिंग देख रहे हो इस वॉल में। हुसैन का हॉर्स पेंटिंग बहुत पॉपुलर है, मकबूल फिदा हुसैन। कभी कोई आर्ट स्कूल से सीखा नहीं था, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कोई आर्ट स्कूल से सीखा नहीं था, वैसे हुसैन भी कोई आर्ट स्कूल से सीखा नहीं था। इनको बोलते हैं हम लोग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, खुद से सीख लेना, देखते देखते सीख लेना। ऐसे भी स्टूडेंट्स रहता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिनके परिवार में क्षमता नहीं होता है जो वो स्कूल में भेज पाए और बहुत सारे किताब और डिसिप्लिन दे पाए, बट वो अपने आप देखते हुए प्रैक्टिकल काम करते हुए। ये जो पेंटिंग सब देख रहे हो ये हुसैन का नहीं है, ये वासुदेव गायतोंडे का पेंटिंग है। ये बॉम्बे में रहते थे, महाराष्ट्र में, और ये बहुत व्हाट यू कैन से इट्स मोर लाइक अ काइंड ऑफ यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। इसमें कोई एक फिगर और एक पेड़ को नहीं दिखाया गया है। इस विषय में भी कभी बात हो सकता है आपके साथ। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, जहाँ पे हम लोग कोई शब्द का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं करते हैं, एक भाव को लेके चलते हैं। कोई पखवाज बजाते हैं
कोई बांसुरी बजाते हैं तो कोई वर्ड्स उच्चारण नहीं करते हैं, वो वो कोई मूड को लेके आता है, कोई एक भाव को, एम्बियंस को लेके आता है कलर के जरिए से और इसके जरिए से. सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द म्यूजियम. अभी आप लोगों का जो क्वेश्चंस है क्विकली आप पूछ सकते हैं, तब तक में म्यूजियम के जो कंटेम्प्रेरी सेक्शन है, जैसे जोगेन चौधरी है, जैसे ए रामाचंद्रन है, ये अभी के आर्टिस्ट है, दिस अ सीनियर आर्टिस्ट. ये तैयब मेहता का पेंटिंग है. ये हमारे आज के जो आर्टिस्ट है, जो लोग अभी जिंदा है, सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हैं. ये पीछे अर्पणा कौर का पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये रामेश्वर गुटा का पेंटिंग है. कुछ समय फिगरेटिव काम भी हमने, ये जी.आर. संतोष का पेंटिंग है, ही पास्ड अवे. सो यू कैन सी इट्स अ ह्यूज कलेक्शन. एक दिन में, एक घंटे में सब कुछ बोल पाना ये भी इम्पॉसिबल है. ये जगदीश स्वामीनाथन का पेंटिंग है. Yes. अर्का जी नमस्कार. 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 अभी चूंकि टाइम का लिमिटेशन है तो हम ऐसा करें, आप एक दो कुछ प्रश्न ले लें. वैसे तो आप इंटरेक्ट कर रहे थे टीचर्स से, मैंने देखा, और प्रश्न उत्तरी हुआ भी है, तो फिर भी हम एक दो ले लें. टाइम का लिमिटेशन है, फिर हम मूव कर जाएंगे और एक नेक्स्ट सेशन के लिए. So we can take certain questions if somebody wish to talk with Arka ji. Sir, I have a question, sir. Yes, feel free. Yeah, I have stopped my sharing screen. And Sandeep Sharma ji, thank you for giving this opportunity to the museum. लगातार NGMA के साथ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं. दिवाकर जी, मिथुन जी, they all kind of like help me. Thank you. Yeah. Arka ji, we are associated with this museum since inception of such organizations, right? And we are privileged to have such presentation from there. I am course director of this program, right? Yes. So thank you. Definitely all programs we are doing, and we are sharing a virtual tour with our teacher participants. Rather, I extend you my gratitude from on behalf of CCIRT. Thank you so much being with us. Yes. Thank you, Dr. Sandeep Sharma, for incorporating. I am sure teachers, you can put your hands up. How many of you found it to be a very, very good experience? And I am sure when you are in Delhi, you would like to visit. Arga sir speaks with a lot of passion. He has a very, very good subject knowledge and interest. So thank you, Arga, for such a wonderful interaction, being so interactive. Thank you, Saloni ji. Thank you, answering questions. Yes. बातें करिए टीचर्स, आप कुछ क्वेश्चन ले ले, हम एक दो, ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे अभी. So hello sir. Yes. I have question. Yes sir. Yes sir. Sir, actually I was going through the ngmaindia.gov.in website, and I found an artist whose name I am not aware of. His name is Shailoz Mukherjee. Can you tell me something about him, sir? Yes. Srimohi ji, I think you asked the question. If yes, you sir. just go to NGMA website, you can see वो अभी कोविड का एक नोटिस है, उसको क्लोज करके जो होम पेज में आप जाएंगे उसमें आप देखेंगे ऐसे जो हमारे 11 और 10 ऐसे आर्टिस्ट है जो पायनियर आर्टिस्ट है, उनके बारे में, उनके एक फेस का तस्वीर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है. तो अगर शैलोज मुखर्जी में आप क्लिक करेंगे तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा. इवन उनके इंटरव्यू भी है. ही वाज एन आर्टिस्ट who had his education in Kolkata, and then he came to Delhi for teaching, and then he moved to Paris to work with an organization. He was a very interesting teacher because he always asked, why you are going to display your artworks in a gallery or museum? Why not cafes or restaurants become a space where artists inhabit? तो उन्होंने उनके स्टूडेंट्स जैसे अर्पिता सिंह है, शी इज अ सीनियर आर्टिस्ट नाउ, परमजीत सिंह है, तो दिल्ली के पुराने जो रेस्टोरेंट्स हैं और कैफे है जहाँ पे हम लोग कॉफी और ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, तो उस सब जगह में जाके वो स्केचेस बनाते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, और वो जगह में उनके काम डिस्प्ले करते थे. तो लोग जो कॉमन पीपल है, जो गैलरी नहीं जाते हैं, म्यूजियम को ऐसे नहीं देखते हैं,
तो उनके लिए रेस्टोरेंट को वो म्यूजियम बना देते थे। तो सैलोज मुखर्जी के बारे में आप पढ़ सकते हो, काफी सारे इंटरनेट में मटेरियल है, पीडीएफ फाइल भी है, और हमारे जो एनजीएमए का वेबसाइट है उसमें सैलोज मुखर्जी का वर्चुअल लिंक भी अवेलेबल है विद few of his paintings and artworks, and he lived in Delhi and practiced for some time in Kolkata and also in Paris. Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर वेबसाइट के बारे में बताना प्लीज। Yeah, the website address Hello. is ngmaindia.gov.in. All the links are with CCIT official. संदीप शर्मा जी है, सलोनी जी है, मिथुन सर है जो आपको हेल्प करेंगे लिंक्स के बारे में। कोई परेशानी नहीं है, कोई अगर जरूरी क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर भी वेट कर रहा है आपके लिए। थैंक यू Sir, this is Ayananshu Shah from West Bengal. Am I audible? Yes, yes. Sir, could you refer any book or any books which deals with paintings in India, both by the Europeans and Indians? एक किताब जहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, कोई मृणाल घोष बुक है क्या? मृणाल घोष की कुछ अच्छी किताब है, प्रतीक्षण पब्लिकेशन से है। सर आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ, मुझे आयुनांशु जी का भी क्वेश्चन अच्छा लगा, तो आप 2-3 राइटर के नाम में बता देता हूँ। पार्थ मित्तर के बारे में, पार्थ मित्तर, अब बंगाली लैंग्वेज में भी किताब है, रीजनल लैंग्वेज में भी किताब होगा हर स्टेट में, बट दो चार राइटर के नाम में बता देता हूँ। एक है पार्थ मित्तर, एक है बीएन गोस्वामी, वो आपके क्लासेस भी लेते हैं कुछ समय आके, एला दत्ता, गीति सेन, गायत्री सिन्हा, गीता कपूर, नेविल तुल्ली, उमा नायर, so there are so many writers. I have not kind of अशोक बोल के भी एक राइटर है, I forgot the name, but अगर आप सर्च करेंगे ना टॉप 10 बुक्स ऑन इंडियन आर्ट और वर्ल्ड आर्ट सिचुएशन, कोई भी लाइब्रेरी में जाके आपको मिल जाएंगे। इवन एक आनंद कुमार स्वामी जरूर पढ़िए, अबनिंद्रनाथ ठाकुर जरूर पढ़िए, आप नंदलाल बोस खुद आर्ट के बारे में लिखे हैं, जरूर पढ़िए। विश्व भारती पब्लिकेशन है, रविंद्र भारती पब्लिकेशन है, रविंद्रनाथ खुद लिखे हैं खुद की पेंटिंग के बारे में और क्या सोच है उनका, वो पढ़िए। यू कैन या ओके। एक चीज मैं ऐड कर देता, टीचर्स जो वेबसाइट के लिए पूछ रहे थे, आप अपने प्रोग्राम शेड्यूल देखेंगे, उसका जो पीछे वाला एक पेज है जहाँ पे हमने सारे ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जितने ऑर्गेनाइजेशन है सभी का वेबसाइट हमने वहाँ पे मेंशन किया है। वहाँ पे एनजीएमए भी है और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी है, वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का जो आप पूछ रहे थे सर।